एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नट लर्न एंड फन पे मेरे साथ। मेरा नाम है तानिया शर्मा और मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। सो यार, आज की ये जो क्लास है इसमें जो आपके हिस्ट्री का चैप्टर 1 है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ये मैं आपको पूरा का पूरा वन शॉट में कराने वाली हूँ। यानी कि हाँ, आज इसी लेक्चर में, इस एक ही लेक्चर में मैं आपको ये पूरा चैप्टर करा दूंगी। सो यार, राइटिंग एंड सिटी लाइफ बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया के बारे में। हम मेसोपोटामिया क्या था, क्या होता था, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। बट जैसे कि हमें इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, राइटिंग मतलब लिखना, और सिटी लाइफ आपको पता ही है जिस तरीके की लाइफ हमारी एडवांस आज हो गई है। तो ये लिखना शुरू कब किया गया? आज की डेट में तो आप देखते हो कि हम लोग लिख पाते हैं, हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर पाते हैं, है ना। हम लोग अपने फ़ोन में नोट्स लिख लेते हैं, हम लोग अपने टैबलेट्स पे लिख लेते हैं। आजकल लिखना इज़ वेरी इजी। बट पहले के ज़माने में कौन सी भाषाएं थी जिसमें लिखा गया, कैसे सीखा गया, कैसे? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ABCD तो आप लोग बोलोगे हाँ मैम ये रहा, है ना। बहुत आसानी से आप बता दोगे, आपको दिख भी नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे लिख देते हैं इसकी सील पे ABCD, है ना। अगर मैं बोलूँ, आप बोलोगे हाँ। अगर मैं बोलूँ ई कैसे लिखते हैं, आप बोलोगे ये रहा। बट पहले के ज़माने में ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये एक सील है। आपको लग रहा होगा ये इस पे ड्राइंग्स बनी हुई हैं, बट नहीं। पहले के ज़माने में, अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लैंग्वेज कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी। ठीक है, ये लैंग्वेज है आप जो देख रहे हो ना इसके पीछे सील में, तो पहले सील्स पे लिखा जाता था, एनग्रेव किया जाता था। कुछ ही लोग लिख पाते थे क्योंकि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी, डिफ़िकल्ट होती थी। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये जो राइटिंग थी ये शुरू हुआ, है ना। कैसे लोगों ने लिखना शुरू करा, कैसे जो सिटी लाइफ है वो धीरे धीरे एमर्ज हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। सो शुरू करते हैं बच्चों। अब यार शुरू करते हैं मेसोपोटामिया से। मैं आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह ये लेक्चर समझाऊंगी। आप लोग एक कॉपी और एक पेंसिल लेकर बैठ जाओ। अगर आप स्टोरी की तरह समझोगे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो मेसोपोटामिया है ये है क्या। बेसिकली हमारे पास दो नदियां हैं, एक का नाम है यूफ्रेट्स, एक का नाम है टिग्रिस। ठीक है, अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो बेसिकली इस तरीके का ये मैप आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ये दो नदियां आपको दिख रही होंगी, ये है यूफ्रेट्स और ये रही एक नदी टिग्रिस। अब ये दो नदियों के बीच का ये जो लैंड है, क्या है? ये जो लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया। अगर मेसोपोटामिया नाम की बात करें तो ये डराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। 1 मार्कर में आ जाता है तो याद रखना, ठीक है। ग्रीक वर्ड से ये डराइव किया गया है, जिसमें जो मेसोज है ना उसका मतलब होता है मिडिल, बीच में, और जो पोटामोस है उसका मतलब होता है रिवर। तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल नाम यहाँ पर रखा गया है ना। दो नदियों के बीच का लैंड, मेसोस मतलब मिडिल, पोटामोस मतलब रिवर, तो नाम पड़ गया मेसोपोटामिया। समझ में आया मेसोपोटामिया क्या कहाँ पड़ता है? आज की डेट में अगर हम बोले तो इसको रिपब्लिक ऑफ इराक कहा जाता है। तो जिसको हम आज की डेट में रिपब्लिक ऑफ इराक कहते हैं उसे तब मेसोपोटामिया कहा जाता था। अब जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, जो वहाँ के लोग थे, एम्पायर बोल लो, सिविलाइजेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, ये बहुत ही जानी मानी है। किस चीज़ के लिए जानी मानी है? अपने लिटरेचर के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, है ना। यहाँ के जो लोग थे वो हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छे थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी और डेवलप्ड सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी। अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं किंगडम से, कि यहाँ पे किंगडम्स कौन कौन से थे। तो जब से ये हिस्ट्री शुरू हुई है, जब अगर आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री पे देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली साउथ की साइड दो अर्बनाइज्ड लोकेशंस थी, वो थी सुमेर और अक्कड़। ठीक है, दो किंगडम थे साउथ की साइड। मेसोपोटामिया में होता है ना, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो यहाँ पर साउथ के साइड मैं आपको बोल रही हूँ, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो साउथ के साइड पे हमारे दो किंगडम्स थे, एक का नाम था सुमेर, एक का नाम था अक्कड़। अब हम देखते हैं कि आफ्टर 2000 BCE, बहुत सारे बच्चे BCE में कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है। देखो यार, 6, 7, 8 तक हमने पढ़ा हुआ है कि बिफोर क्राइस्ट होता है ना। उसी का बस उसी को अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें बुलवा दिया BCE, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर 2000 BCE क्या होता है कि एक नया शहर इमर्ज होता है, बेबीलोन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बन जाता है धीरे धीरे, और ये इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि पूरे साउथ वाले रीजन के लिए बेबीलोनिया नाम जाना जाता है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो, इस मैप पे देखो, ये रहा सुमेर, ये रहा अक्कड़। ठीक है, साउथ की साइड ये दो हमारे शहर हैं। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आफ्टर 2000 BCE एक शहर इमर्ज होता है, बेबीलोन, जो कि ये रहा।
और ये इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि ये पूरे साउथ के रीजन को किस नाम से फेमस हो जाता है, ये रीजन बेबीलोनिया नाम से ये रीजन फेमस हो जाता है। इतना समझ में आया। अब बोल रहे हैं कि 1100 BCE की तरफ जाए तो असीरियंस जो थे उन्होंने नॉर्थ की साइड अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया था। तो अभी तो हमने यहाँ पे साउथ में देखा कि साउथ में दो किंगडम थे, एक का नाम था सुमेर, एक का नाम था अकड़, फिर बाद में बेबीलोन आ गया था। नॉर्थ की साइड वो बोल रहे हैं कौन लोग थे, असीरियंस थे। ठीक है, नॉर्थ की साइड वो कौन, ऐसे ना दिमाग में अपने पिक्चर डेवलप करके रखो वरना भूल जाओगे। तो नॉर्थ की साइड में एसेरियंस ने अपना जो राज्य था, किंगडम था, वो इस्टेब्लिश कर लिया था। इस वजह से नॉर्थ साइड का जो रीजन है वो असरिया नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहली नोन लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना अक्कड़ और सुमेर दो किंगडम्स थे, अभी बताया। तो वहां पे जो सबसे पहली लैंग्वेज बोलनी जाने लगी वो थी सुमेरियन। धीरे धीरे सुमेरियन भाषा को रिप्लेस करा अकेडियन भाषा ने अराउंड 2400 BCE। ये 1 मार्कर का होता है, इसको याद रखना। तो सबसे पहली भाषा, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें कि भाई वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, तो सबसे पहले सुमेरियन भाषा थी। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली सुमेरियन भाषा को रिप्लेस कर दिया अकेडियन भाषा ने अराउंड 2000 BCE। ठीक है, जब अकेडियन स्पीकर्स वहां पर आने लगे। और ये जो लैंग्वेज है ये अलेक्जेंडर के टाइम तक फ्लरिश हुई। अलेक्जेंडर के टाइम तक अकेडियन भाषा ही चलती रही। अलेक्जेंडर की टाइमलाइन यहाँ पर दे रखी है। अब क्या हुआ, फ्रॉम 1400 BCE अरेमिक भाषा भी आ गई। समझ रहे हो, पहले सुमेर और अक्कड़ शहर थे, दो शहर की हमने यहाँ पर बात करी ना, सुमेर और अक्कड़। तो सुमेरियन भाषा शुरू हुई, धीरे धीरे अकेडियन भाषा आई। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई फिर असेरियंस भी आ गए थे यहाँ पर, तो जब ये लोग आए थे तो ये भी अपनी भाषा ले आए, अरेमिक। अब जब ये लोग भाषा ले आए तो 1400 BCE से धीरे धीरे अरेमिक भी बोले जाने लगी। अब ये जो अरेमिक भाषा थी ना तब की, वो सिमिलर है हेब्रियू की। ठीक है, वो सिमिलर है किसकी, हेब्रियू की। और हेब्रियू भाषा आज भी अगर आप इराक साइड जाओगे तो देखोगे कि कुछ पार्ट्स में आज भी ये जो हेब्रियू भाषा है ये बोली जाती है। और ये बहुत ही ज्यादा वाइडली लोग बोलने लग गए आफ्टर 1000 BCE। तो कहने का क्या मतलब है, याद रखना है कि अरेमिक और हेब्रियू भाषा एक जैसी है। आज भी इराक के कुछ पार्ट्स में आप हेब्रियू भाषा को देख सकते हो। अब भाई बेसिकली यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन मेसोपोटामिया में शुरू होती हैं। अब हमने देख लिया हाँ यार यहाँ पर ये किंगडम्स थे, ये भाषा बोली जा रही थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन क्या होता है, एक जगह की खुदाई करना, वहां से चीजें निकालना, उसके बारे में जानना। सो अब 1840s के आसपास, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन यहाँ पे शुरू कर दी जाती है। एक या दो साइड पे उरुक और मारी, जिसके बारे में हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो उरुक और मारी में क्या हुआ, जो एक्सकवेशन थी, जो वहां पे खुदाइयां चल रही थी, जो लोग खोज रहे थे, वो डिकेड्स, सदियों तक चलता रहा। बोला जाता है कि किसी भी इंडियन साइट पे इतना लंबा सर्च नहीं हुआ। मतलब अगर मान लो अभी मैं हूं, मुझे मेरी टीम के साथ एक जगह पर जाना है, मुझे खुदाई करनी है, मुझे चीजें निकालनी है, मुझे चीजें देखनी है, ठीक है, तो वहां पे मैं कितने ही टाइम तक कर लूंगी। बट यहाँ पर बोला जा रहा है सदियों तक ऐसी दो साइट्स थी मेसोपोटामिया में, उरुक और मारी, ऐसे दो शहर थे जहां पर ना एक्सकवेशंस चलती रही। लोग खोजते रहे कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इंडिया में ऐसा इतनी दिनों तक कभी भी नहीं चला। अब जब भाई एक्सकवेशन हुई तो बहुत सारी बच्चों हमें वहां से चीजें भी मिली। क्या क्या हमें चीजें मिली, हमें बिल्डिंग्स मिले, स्टैचूज मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, टूल्स मिले, सील्स मिले, है ना, सील्स जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी शुरू में। क्या तो इन सबको एज अ सोर्सेज यूज किया गया। ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में हमें कैसे पता है, जितना भी हमें पता है, क्योंकि हमें ये सब चीजें मिली है इसलिए तो हमें पता है। और थाउजेंड्स ऑफ साथ ही साथ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले। अब मुद्दे की बात ये आती है कि मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था। व्हाई मेसोपोटामिया वाज इंपॉर्टेंट टू यूरोपियंस। अब यहाँ पर एक कहानी है। देखो आपको पता ही है कि ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल में, राइट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल जो है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें बोला जाता है कि एक कहानी है। ठीक है, एक शिमर नाम का वहां पे शहर है, जहां पे यूरोपियंस ने रिलेट करा कि ऐसे शिमर नाम का जो शहर है वो शायद मेसोपोटामिया का सुमेर नाम का शहर है। बेसिकली क्या बोला जाता है, कहानी क्या है कि भाई एक बारी बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया। ठीक है, अब जब बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया तो भाई भगवान ने मीटिंग करी और भगवान ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, धरती को फ्लड कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक अपने उसको बुलाया मैसेंजर को, उसका नाम था नोहा। और नोहा को बोला देखो यार ऐसा ऐसा है, हम धरती पे फ्लड करने वाले हैं, तो तुम एक बड़ी सी बोट बनाओ और उसमें तुम जिसको भी बचाना चाहते हो बचा सकते हो, बचा लो, फिर वहां से एक नई स्पीशीज की शुरुआत होगी।
तो नोहा ने क्या करा, जैसे गॉड ने बोला था वैसे ही उन्होंने एक बहुत बड़ी सी बोट बनाई और हर एक स्पीशीज का एक एक चीज उन्होंने बचा लिया। जैसे जानवरों में से किसी को बचा लिया, इंसानों में से बचा लिया, और उसके बाद पूरी धरती फ्लड हो गई। सिर्फ जो बोट पे लोग थे वही बचे। ठीक है, अब जो बोट पे लोग थे वही बचे, उनसे फिर एक नई सदी की शुरुआत हुई। तो अब इनका मानना है कि ऐसी ही सिमिलर स्टोरी इन्हें मेसोपोटामिया के इतिहास में भी देखने मिलती है। और जो बाइबल में शिमर है वो ये लोग यूरोपियंस को क्या लगता है कि वो मेसोपोटामिया का सुमेर शहर की बात हो रही है, और जो बाइबल में रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया में भी रेफरेंस है। तो इसलिए इन्हें लगता था कि हमारे जो पूर्वज है कहीं ना कहीं, शायद यूरोपियंस को लगता था कि जो हमारे पूर्वज है वो मेसोपोटामिया से रिलेटेड है, और वो इस चीज का प्रूफ निकालना चाहते थे। समझ में आया यहाँ पे आप सबको? तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी से बहुत ही एंथुजियास्टिकली लोग यहाँ पर खुदाइयाँ वगैरह करने लग गए। ठीक है, मेसोपोटामिया का जो पास था वो खोजने लग गए कि भाई ढूंढो ढूंढो, कहीं ना कहीं से तो ये हमें लिखा हुआ प्रूफ मिलेगा जिससे प्रूफ हो जाए कि जो यूरोपियंस हैं उनके एंसेस्टर्स मेसोपोटामिया से कुछ ना कुछ ताल्लुक रखते हैं। अब 1873 में क्या हुआ, इस हद तक ये खोज बढ़ गई कि 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने फंड किया एक एक्सपेडिशन क्या होता है, किसी की खोज। ठीक है, एक ब्रिटिश म्यूजियम को पैसे दिए एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर वालों ने। ठीक है, क्यों दिए पैसे? कि भाई तुम लोग खोज करो, तुम लोग सर्च करो वो टैबलेट जिसमें नरेट है, नरेट मतलब जिसमें बताई गई है स्टोरी ऑफ द फ्लड, है ना, जो कि बाइबल में स्टोरी मेंशन है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें मेसोपोटामिया के कहीं टैबलेट किसी से तो मिलेगा। तो इन्होंने क्या करा, पैसे दिए म्यूजियम वाले को कि तुम लोग भाई सर्च करो, कहीं ना कहीं से हमें मिलेगा। अब भाई ठीक है, 1873 में पैसे दिए थे, सर्च शुरू हुई, होती रही 1960s तक आते आते लोगों को समझ में आने लगा कि जो स्टोरीज है ओल्ड टेस्टामेंट की, बाइबल की, वो लिटरली ट्रू नहीं है। ठीक है, लिटरल मतलब पूरी एज इट इज डिटो ट्रू नहीं है। हो सकता है जैसे कि हम लोग बचपन में पंचतंत्र वगैरह मॉरल कहानियां सुनते हैं जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, सबक मिलती है, ये कुछ वैसी स्टोरीज है। ठीक है, कि शायद इस स्टोरी के थ्रू इंसानों को कुछ सिखाया जा रहा है, बट ये स्टोरी शायद लिटरल ट्रू नहीं है, ये लोगों को समझ में आने लगा। तो अब क्या हुआ कि बेसिकली उन्हें ये समझ में आया, तो उन्होंने वो खोज भी रुकवा दी कि यार हम इतने सालों से वैसी खोज कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। उन्हें समझ में आ गया कि ये जो स्टोरीज थी शायद दैट वाज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। ठीक है, अब आगे क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसकी ज्योग्राफी की तरफ चले, अब इराक जो है दैट इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट, है ना, रिपब्लिक ऑफ इराक या मेसोपोटामिया बोल लो आज तब की डेट में। तो भाई अब इराक इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की साइड देखो, ये वाला जो एरिया, ये इतना अगर आप एरिया देखो नॉर्थ ईस्ट की साइड, अगर आप देखो मेसोपोटामिया में, तो क्या बोला गया, अनड्यूलेटिंग प्लेन्स है। अनड्यूलेटिंग, ये वेवीनेस दिख रहा है आपको प्लेन्स में, इनको बोलते हैं अनड्यूलेटिंग प्लेन्स। तो नॉर्थ ईस्ट साइड अगर आप मेसोपोटामिया के जाते हैं बेटा, तो आपको ऐसे अनड्यूलेटिंग प्लेन्स दिखेंगे। ठीक है, माउंटेन रेंजेस दिखेंगी, साफ साफ एकदम नदियां दिखेंगी, वाइल्ड फ्लावर्स दिखेंगे, और यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छा होता है कि आप क्रॉप्स वगैरह को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो बारिश है, रेनफॉल वगैरह है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में होता है। अब यहाँ पर क्योंकि रेनफॉल अच्छा है, हर चीज अच्छी है, तो एग्रीकल्चर भी शुरुआत कर दिया गया बिटवीन 7000 to 6000 BCE। ठीक है, सो मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं। मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्लेन्स भी थे, ट्री कवर्ड माउंटेन्स भी थे, क्लियर स्ट्रीम्स थी, वाइल्ड फ्लावर्स थे। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छा होता था, और यहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी बिटवीन 7000 to 6000 BCE में। अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, अब केवल नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे स्टेपीज थे। स्टेपीज बेसिकली क्या होते हैं, बड़े बड़े से एकदम खुले खुले से मैदान, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ तो नहीं दिखेंगे, बट ऐसी छोटी छोटी आपको ग्रासेस वगैरह देखने मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ साइड हम देखते हैं कि एनिमल हर्डिंग, पशुपालन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ तो हमने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड में तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी बिटवीन 7000 6000 BCE में, बट नॉर्थ साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ के लोग जो थे वो पशुपालन ज्यादा करते थे, एंड यहाँ के लोग एक बेटर लाइवलीहुड जीते थे एग्रीकल्चर वालों से। ऐसा नहीं एग्रीकल्चर करके ही सारे पैसे आ रहे, तो नॉर्थ वाले साइड जहाँ पे पशुपालन होता था, वहाँ पे लोगों का जो घर बार था, जो लाइवलीहुड था, वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था।
ठीक है। आफ्टर द विंटर रेन शीप एंड गोट्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो श्रब्स दैट ग्रो हियर। अब क्या होता था भाई, विंटर जब सर्दियों की बारिश वगैरह हो जाती थी तो जितने भी पशुपालन लोग करते थे अपने पशुओं को, शीप्स को, गोट्स को यहाँ पर ग्रासेस वगैरह पे लेकर आते और वो यहाँ पे चरा करते। तो नॉर्थ साइड भी भैया बढ़िया मामला चल रहा था। अब ईस्ट साइड अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, ईस्ट साइड मतलब अगर हम यहाँ की बात करते हैं, अब ईस्ट साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। अब जो टिग्रिस नदी है, अगर मैं एक बारी मैप पे लेकर चलूं आप लोगों को, ये रहा ट्रिब्यूटरीज क्या होता है बेसिकली कि ये एक नदी जा रही है, अब इसमें से यहाँ पर एक नदी निकल गई, यहाँ पे निकल गई, यहाँ पे निकल, जो अलग अलग छोटी छोटी नदियां निकलती है। तो इस रिवर की बात हो रही है, टिग्रिस रिवर की, कि जो ट्रिब्यूटरीज थी ईस्ट साइड में वो क्या प्रोवाइड कर रहे थे, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। किसके लिए प्रोवाइड कर रहे थे, इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान, यानी कि वहां पर जो रास्ता जाता है नदियों का वो आपको सीधा ईरान साइड ले जाएगा। तो ईरान से और यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन था जो आगे चलकर ट्रेड वगैरह में भी मदद करता। अब अगर साउथ की बात करते हैं, मेसोपोटामिया के साउथ साइड पे, है ना, अगर हम इस एरिया की अब यहाँ पर बात करें, हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ वाला साइड था बच्चों डेजर्ट। और आपको पता है कि जो डेजर्ट की रेत होती है ना वो बहुत अलग टाइप की होती है ना, वहां पर हम लोग ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह नहीं कर पाते हैं। बट आप हैरान हो जाओगे कि ये साउथ ही वो जगह है, डेजर्ट ही वो जगह है जहां पे पहली सिटी और राइटिंग, जो हमारे चैप्टर का टाइटल है, वो एमर्ज होना शुरू हुआ। अब बोलोगे मैम कैसे, जहां पर एग्रीकल्चर ही पॉसिबल नहीं है वहां पर लोगों ने शहर कैसे बसा लिए, सिटीज कैसे शुरू हो गई, ये कैसे हुआ? देखो, ये जो डेजर्ट था ये सपोर्ट कर पा रहा था सिटीज को बिकॉज ऑफ द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। अब होता क्या था बेसिकली, देखो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर आ रहे हैं, नदियां आ रही है, अब नदी अपने साथ मिट्टी भी लेकर आ रही है, राइट, एक फाइन मिट्टी, एक अलग मिट्टी लेकर आ रही है। अब जब वो डेजर्ट तक पहुंच रही है तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है नदी की वो अलग अलग बह रही है डेजर्ट में। अब जब वो अलग अलग बह रही है तो अपने साथ मिट्टी भी ला रही है। अब वो अपने साथ मिट्टी ला रही है तो वो मिट्टी फर्टाइल है बहुत ज्यादा और उस पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल हो पा रहा है। समझ में आ रहा है ना कि जब भी उनका पानी आ रहा है तो वो अपने साथ क्या ला रहा है, फर्टाइल सिल्ट ला रहा है ना। अब वो जो मिट्टी आ रही है जो इतनी ज्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है, वो डिपॉजिट होती जा रही है डेजर्ट में, और क्योंकि वो हो रही है तो उस पर एग्रीकल्चर करना बहुत ज्यादा पॉसिबल हो पा रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही मान लो ये यूफ्रेट्स नदी है, ये यहाँ डेजर्ट में एंटर करती है तो इसका जो पानी है ये छोटी छोटी चैनल्स में बहने लगता है, छोटी छोटी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में बहने लगता है। अब ये जो चैनल्स हैं बेसिकली इन्होंने पहले एज इरिगेशन कैनाल्स भी वर्क करा है, राइट। कहने का क्या मतलब है, अब जब ये पानी आने लगा तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने इस पानी को टर्न कर लिया कहां पर, अपनी फील्ड्स में, वीट में, बार्ली, पीस, जो भी वो उगा रहे थे, जो भी नेसेसरी था, वहां पे इस पानी को डाइवर्ट कर लिया, नदी के पानी को, ठीक है। तो उससे क्या होने लगा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सपोर्ट करने लगा, वो जो पूरा एरिया था वो सपोर्ट करने लगा। तो डेजर्ट एरिया में जहां जहां पर भी ये नदियों का पानी पहुंच रहा था, नदियों का पानी आ रहा था, जहां से भी वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर पा रहे थे, वहीं जाकर वो लोग अपना घर बसा रहे थे। सो बेसिकली इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ द सदर्न मेसोपोटामिया जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था, जहां पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये तो डेजर्ट साइड है, यहाँ पर तो क्या ही एग्रीकल्चर होगा, बट एक्चुअल में ये सदर्न साइड का, ये डेजर्ट साइड का ही एग्रीकल्चर था जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी ज्यादा रेनफॉल भी नहीं होती थी टू ग्रो क्रॉप्स, तब भी ये जो साउथ साइड से, डेजर्ट साइड से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था ये बहुत प्रोडक्टिव था। अब केवल एग्रीकल्चर ही नहीं बट मेसोपोटामिया में शीप हो गया, गोट्स हो गए, जो हमने देखा था नॉर्थ साइड स्टिपी पे ग्रेस कर रहे हैं, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स पे ग्रेस कर रहे हैं, माउंटेन स्लोप्स पे हैं, वो लोग भी ऑब्वियसली मीट हो गया, मिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर किसी ने शीप और गोट पाला है तो ये सब भी चीजें फिर मेसोपोटामिया में अवेलेबल हो रही है। साथ ही साथ भाई जो रिवर से है उसकी वजह से फिश भी अवेलेबल है मेसोपोटामिया में, डेट पाम फ्रूट भी अवेलेबल है समर्स में मेसोपोटामिया में। बट यहाँ पे बोला गया कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट सिटीज ग्रू सिंपली बिकॉज ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी, कि ये जो ग्रामीण चीजें हैं कि एग्रीकल्चर अच्छा है, मीट मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, वूल मिल रहा है, फिश है, ये सब से मेसोपोटामिया ग्रो हो गया, ऐसे सोचने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए कि इन सब की वजह से सिटी ग्रो हो गई, ये सब सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए। एक सिटी को ग्रो होने में और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, है ना। लोग आप देखते हो गांव से शहरों में आ रहे हैं, लोग क्यों आ रहे हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हैं।
आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो यहाँ पर एटलीस्ट जॉब भी तो होना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड भी तो होना चाहिए, यहाँ पे सिटीज़ वाली बाकी चीज़ें भी तो होनी चाहिए। अगर सिटीज़ वाली बाकी चीज़ें ही नहीं होंगी यहाँ पर, आप लोग खुद बताओ, तो हम लोग इसे सिटी कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई हमने देखा कि रूरल प्रॉस्पेरिटी तो बहुत थी, है ना, लोगों ने सेटल होना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें खाने को एग्रीकल्चर जब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, वीट वो उगा पा रहे हैं, है ना, जानवरों से उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, दैट इज़ ओके। बट फिर भी इसको एक शहर बोलने के लिए अभी टाइम था। अब बोला जा रहा है कि हमारे लिए सिटीज़ और टाउन्स क्या है? जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, राइट। एक इकोनॉमी फूड प्रोडक्शन से हटके अगर कुछ भी कर रही है तो वो क्या है? एक एडवांटेज है ना लोगों के लिए कि हम टाउन में जाके सेटल हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं जो इंडिया के बेसिकली हरियाणा साइड के गाँव है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, राइट। अब शहरों में लोग क्या बोला जाता है, डिफरेंस अगर गांव और शहर का सबसे पहला क्या होता है कि भाई लार्ज पॉपुलेशन है, बट बोला गया केवल इतना काफी नहीं है ना, फूड प्रोडक्शन से हटके भी कुछ चीजें होनी चाहिए जो कि हम एक जगह को सिटी या टाउन बोल पाए, ठीक है। तो जितनी भी ये अर्बनिज्म पता है ना आपको क्या होता है बेसिकली, तो जितनी भी ये अर्बन इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, फूड प्रोडक्शन छोड़ के ट्रेड भी होता है, मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज भी होती हैं। तो सिटी पीपल जो होते हैं, सीज मतलब स्टॉप, सीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट, सिटी पीपल सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, जबकि गांव में हमने देखा लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। हाँ भाई, उनका खेत बाड़ी चल रही है, वो अपना खुश है, उनका आ रहा है पैसा वैसा सब बढ़िया है। बट सिटी में लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं। मान लो मैं टीचर हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को पढ़ाना आता है, मेरे को ये बोर्ड बनाना नहीं आता, मेरे को ये पेन बनाना नहीं आता, मेरे को ये बनाना नहीं आता, है ना, तो मैं इन चीजों के लिए डिपेंडेंट हूँ किसी और पे। जब तक वो चीजें आएंगी नहीं मैं पढ़ाऊंगी कैसे? समझ पा रहे हो? ऐसे ही हर एक आदमी दूसरे आदमी पे डिपेंडेंट है फॉर दी सर्विसेज, सो देयर इज कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन अमंग देम। तो इसलिए क्या बन रखा है, सिटी लाइफ में कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन बन रखा है। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपको दे रखा है। अब मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया में सील्स होती थी, है ना, ऐसे पत्थर की, वो क्ले की, जिसपे लिखा जाता था। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेसिकली, अब एक बात बताओ आप, चाहे आप क्ले की टैबलेट्स ले लो, चाहे आप स्टोन की सील्स ले लो, जो लोग पत्थर पे एनग्रेव करके लिखते थे, है ना, तो यहाँ पर आप पत्थर पे कैसे अपने हाथ से लिख दोगे? नहीं, उसके लिए एक अलग टाइप के किसी टूल की हमें जरूरत पड़ेगी, राइट, ब्रॉन्ज के टूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक जो लिख रहा है वो तो बना नहीं सकता, मान रहे हो कि नहीं। एक जो कार्वर है, कार्वर कौन होता है? जो इस पे कार्व कर रहा है, जो इस पे लिख रहा है, जो गाड़ रहा है, जो एनग्रेव कर रहा है पत्थर पे। तो एक कार्वर तो वो टूल्स बना नहीं सकता, राइट, तो वो उन टूल्स के लिए डिपेंडेंट है, राइट, वो सील्स के लिए डिपेंडेंट है, वो जिस पत्थर पे लिख रहा है उसके स्टोन्स के लिए डिपेंडेंट है, जो उसे नहीं पता, क्योंकि उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो तो कार्विंग में है ना, उसकी स्पेशलाइजेशन ट्रेडिंग में थोड़ी है कि वो सामान लेकर आएगा। वैसे ही जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है उसे टूल बनाना आता है, बट वो क्या कॉपर और टिन कैसे बनाएगा, कैसे लाएगा, राइट, उसके अलावा उसे रेगुलर सप्लाईज ऑफ चारकोल वगैरह भी चाहिए फ्यूल के लिए। तो कहने का क्या मतलब है कि एक जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क है ऑफ अर्बन लाइफ का। इसे याद रखना कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है बेसिकली, कि कोई आदमी कोई चीज करेगा, फिर वो आगे सप्लाई करेगा, फिर आदमी वो करेगा, फिर वो आगे सप्लाई करेगा। तो ऐसी सिटी लाइफ में डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, एक कॉन्टिन्यूस इंटरैक्शन है, और ये सिटी लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब आगे देखो, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, ठीक है भाई, साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की भी तो जरूरत है, हमें जरूरत है कि नहीं, आप लोग खुद बताओ। अब एक बात बताओ, फ्यूल हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, स्टोन्स हो गए, वुड हो गए, अब ये तो बहुत सारे अलग अलग जगह से आएंगे ना सिटी मैन्युफैक्चरर्स के पास, है ना। अब मान लो एक शहर है, सीधा हमारे तक चीजें आ जाती है? नहीं, बाहर से आती हैं पहले यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स के पास, ठीक है ना। तो अब अगर मैन्युफैक्चरर के पास आई है तो ट्रेड की भी जरूरत है, साथ ही साथ स्टोरेज की भी जरूरत है कि इतना सारा सामान स्टोर कहाँ करेंगे, है ना। ग्रेन्स आ रहे हैं, अलग अलग फूड आइटम्स आ रहे हैं, गांव से शहरों में आ रहे हैं, फूड सप्लाईज आ रही हैं, इन सबको स्टोर करने की जरूरत है, तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। जैसे आप देखते हो कि जो आपके आसपास किराने की शॉप है वो भी कहीं से सामान लेकर आता है, राइट और रॉन्ग। तो वही बात है यहाँ पर कि गांव से अगर या किसी भी जगह से अगर सिटी में सामान आ रहा है, वो पहले मैन्युफैक्चरर्स के पास आएगा, फिर वो किसी और के पास जाएगा, फिर वो आपके पास वाली दुकान पर आएगा, फिर वो आप तक आएगा। तो इन सब प्रोसेस के बीच में स्टोरेज भी जरूरी है, राइट, और इन सब प्रोसेस के नीचे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन भी जरूरी है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, चीजों को कोऑर्डिनेट करना भी जरूरी है।
समझ में आ गया यहाँ पर? तो वही लिखा है कि देयर मस्ट नॉट बी ओनली स्टोन्स बट ऑल्सो ब्रून्स, टूल्स एंड पॉट्स अवेलेबल फॉर सील कटर्स ऑब्वियसली इन सच अ सिस्टम। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में आप देखते हो कुछ लोग वो हैं जो कमांड देते हैं, कुछ लोग वो हैं जो कमांड को ओबे करते हैं। एंड अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। अब मान लो यहाँ पर इसने दिया कि हाँ भाई मैंने ये 20 पैकेट भेज दिए, इसने बोला हाँ भाई आगे तू 10 पैकेट मेरे से ले जा। अब इतने सब में रिटन रिकॉर्ड्स की भी तो जरूरत है ना। अभी तक हमने देखा कि सिटी लाइफ में क्या क्या होता है, बट सिटी लाइफ में ही तो राइटिंग की जरूरत पड़ी ना हमें लिखने की, कि भाई इतना सारा अगर सामान इधर से उधर हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो हमें रिटन रिकॉर्ड्स की भी तो जरूरत है। अगर हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे चीजों को तो फिर कैसे होगा आगे? हो सकता है मैं भूल जाऊं, मैं हिसाब ना रख पाऊं, राइट। अब आपकी बुक में ये वॉर का हेड करके दे रखा है, ठीक है। बेसिकली बताया गया है कि ये मिला था एक साइट से उरुक में, एंड ये जो वुमेन का हेड है दैट इज स्कल्प्टेड इन व्हाइट मार्बल का था। ये बिफोर 3000 BCE का हेड है। अभी तो आपको ये बहुत ज्यादा डरावना सा लग रहा होगा, पर तभी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर शो पीस टाइप था। इसकी जो आईज और आईब्रोज थी ये वो लेपिस लजुली की थी। लेपिस लजुली होता है एक ब्लू कलर का जेम, तो बहुत ही सुंदर आईज और आईब्रोज थी इसकी। साथ ही साथ जो शेल था अंदर का वो व्हाइट कलर का था, और जो ये जो ब्लैक एरिया होता है ना ये बिट्यूमेन का था। तो सब अलग अलग जेम से बना हुआ था। बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके ये सर के ऊपर भी ये शायद कोई ऑर्नामेंट था जो सजाने के लिए यूज किया था। और ये वर्ल्ड फेमस पीस है, ये वर्ल्ड फेमस है, जिसे एडमायर किया जाता है एक परफेक्ट फेस के लिए, एक परफेक्ट वुमेन के फेस के लिए। कितना सुंदर माउथ, चेन, शीक्स, एकदम परफेक्ट, एकदम मॉडल लुक के लिए, ठीक है। एंड इसे एक हार्ड स्टोन में बनाया गया था। वो हार्ड स्टोन मेसोपोटामिया में अवेलेबल नहीं था, जिसे इंपोर्ट कराया गया था। पर ये चैप्टर के बीच में मैम क्यों दे रहे हैं? ये चैप्टर के बीच में दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए, फोकस कराने के लिए वर्ड इंपोर्ट, कि ये जब हमें मेसोपोटामिया की, अभी तो आपको बहुत डरावना लग रहा है, टूट भी गया है, बट ये बहुत खूबसूरत था। और ये जब हमें मिला तो हमें पता चला यार ये जिस स्टोन का बना है वो तो मेसोपोटामिया में है ही नहीं। कहने का क्या मतलब है कि ट्रेड शुरू हुआ है ना, जो चीज अवेलेबल नहीं है वो मेसोपोटामिया में अब लाया गया। कैसे लाया गया अभी हम आगे देखेंगे। अब देखो क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ गुड इनटू सिटीज कैसे होता था। यहाँ पे शहरों में धीरे धीरे जब शहर डेवलप हो गए तो यहाँ पे जो गुड्स है वो कैसे आने लगे ये हम देखेंगे। बोला गया कि भाई मेसोपोटामिया ऑब्वियसली फूड रिसोर्सेज में तो बहुत ज्यादा रिच था, बट इसके जो मिनरल रिसोर्सेज थे ना बच्चों वो बहुत ही ज्यादा फ्यू थे, बहुत ज्यादा कम थे इसके मिनरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा था, बट मिनरल्स में मेसोपोटामिया बहुत ही ज्यादा पीछे था। अब जो साउथ वाला पार्ट था उस पे स्टोन्स नहीं थे टूल्स वगैरह बनाने के लिए। जो मेसोपोटामिया का साउथ वाला रीजन था ना, डेजर्ट वाला, वहां पर टूल्स बनाने के लिए मेसोपोटामिया के पास बेसिकली जो स्टोन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं थे, ठीक है। सो टूल्स के लिए, सील्स के लिए, ज्वेल्स के लिए, या वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ट्स, कार्ट व्हील्स और बोट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो वुड थी ना वो सिर्फ डेट पाम की वुड थी। वो वुड से आप लोग कोई भी अगर आपको व्हीकल बनाना है तो आप नहीं बना सकते थे। बेसिकली दिखाया गया कि मेसोपोटामिया पे कौन कौन सी चीज नहीं थी, ठीक है। ना ही वहां पर मेटल थे टूल के लिए या ऑर्नामेंट के लिए। तो मिनरल रिसोर्सेज भी कम थे, उसके पास स्टोन्स भी नहीं थे, उसके पास मेटल्स भी नहीं थे, और उसके पास अच्छी वुड भी नहीं थी मेसोपोटामिया के पास। सो बेसिकली हम लोग समराइज कर सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा कि जो एशियट मेसोपोटामिया था उसने क्या किया होगा, ट्रेड शुरू किया होगा कि भाई देख मैं एग्रीकल्चर में अच्छा हूं, ठीक है, मैं टेक्सटाइल में अच्छा हूं, तो तू मुझसे वो ले ले और मुझे बदले में वुड दे दे, कॉपर दे दे, टिन दे दे, सिल्वर दे दे, गोल्ड दे दे, शेल दे दे, वेरियस स्टोन्स दे दे। और ये सारी चीजें किससे ट्रेड की होंगी? अपने आसपास वाले एरिया से। टर्की हो गया, ईरान हो गया, जो उसके आसपास पड़ता है, इससे उसने ट्रेड कर लिया होगा, ठीक है। दीज लेटर रीजन्स हैड मिनरल रिसोर्सेज। अब ये जो रीजन्स है टर्की, ईरान वगैरह, तो इनके पास मिनरल जो रिसोर्सेज थे वो बहुत सारे थे, बट एग्रीकल्चर नहीं था। समझ रहे हो ना, यहाँ पे टू वे चीजें चल रही है कि भाई एक है मेसोपोटामिया और एक तुम्हारा यहाँ पे हो गया टर्की और तुम्हारा ईरान वाला एरिया, ठीक है। अब मेसोपोटामिया के पास एग्रीकल्चर है बट इसके पास मेटल्स नहीं है, इसके पास वुड नहीं है, इसके पास स्टोन्स नहीं है, ठीक है। और इनके पास क्या है, इनके पास मेटल्स है और एग्रीकल्चर वगैरह में ये लोग पीछे हैं। तो इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, एक ट्रेड बिठा लिया कि मैं तुझे ये दूंगा और तू बदले में हमें ये दे दियो। बेसिकली दिखाया गया है कि ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू हो गया था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी सिटी लाइफ का।
है ना। हम यही तो पढ़ रहे हैं चैप्टर में, सिटी लाइफ कैसे शुरू हुआ, अब सिटी में क्या क्या होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड कैसे शुरू हुआ ये वो हमें बता रहे हैं। इसी के साथ साथ क्राफ्ट, ट्रेड और सर्विसेज छोड़ के, अभी तो हमने ट्रेड की बात करी जो जरूरी है, बट ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है एक सिटी के लिए, एक अर्बन डेवलपमेंट के लिए, राइट। अब भैया ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा बताओ। अब अगर मैं ये मान लो आपके, अगर मैं जानवरों से ट्रांसपोर्टेशन करा रही हूँ, उन पे लाद के सामान लेकर जा रही हूँ, तो पहली बात तो वो बहुत स्लो चलेंगे, दूसरा उन्हें खाना देना पड़ेगा, है ना। पहली बात तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे कि एक जानवर पे ला दो, वो धीरे धीरे चलेगा फिर वो पहुंचेगा। दूसरा भाई मुझे मेरे एनिमल को फीड करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, ताकि वो ग्रेन या चारकोल जो भी मुझे उस पे लादना है वो ला दे और उसके बाद हम चलें। तो ये सारी चीजें तो भैया सिटी में चलेंगी नहीं, ऐसा तो काम होगा नहीं, राइट। तो अब इन्होंने दिमाग लगाया कि जो चीपेस्ट, जो सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना भाई, वो क्या है, दैट इज ओवर वाटर, है ना। क्योंकि पानी पे क्या है, आप बोट डाल दो, वो तो पानी के करंट, वेव के करंट से चलेगी, उस पर तो अपने को पैसा कुछ लगाना नहीं, राइट। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि पहले के जमाने में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स है वो बहुत ही ज्यादा पीक पर है। अब क्या होने लगा कि जो रिवर बोट्स है वो बनने लगी, एंड साथ ही साथ उनपे सैक्स मतलब बड़ी बड़ी बोरियां, तो ग्रेन की बोरियां, ठीक है, वो सब डाला गया, एंड देन बाय द करंट ऑफ द रिवर एंड विंड वो आगे होने लगा। बट वेन एनिमल ट्रांसपोर्ट गुड्स दे नीड टू बी फेड, तो यहाँ पर एक कंपैरिजन बता दिया कि भाई क्यों वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाज बेटर। अब क्या होने लगा, जो कैनाल्स थी, जो नेचुरल चैनल्स थे एशियन मेसोपोटामिया के, वो रूट बन गए ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स। तो जितनी भी नदियां थी, यूफ्रेट्स हो गया, टिग्रिस रिवर हो गया, इसके जो छोटे छोटे से चैनल्स थे, छोटी छोटी जो नदियां बट रखी थी, वो अब रूट का काम करने लगी, रास्तों का काम करने लगी, है ना। बड़ी बड़ी और छोटी छोटी सेटलमेंट्स में लोगों ने आने जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना शुरू कर दिया। एंड बाद में जब हम मारी के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम इंपॉर्टेंस ऑफ यूफ्रेट्स नदी भी देखेंगे कि यूफ्रेट्स नदी एक वर्ल्ड रूट बन गया था, कैसे, वो हम आगे देखेंगे जब हम मारी के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप अभी तक का आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं बच्चों राइटिंग पे, कि जो राइटिंग था वो कैसे डेवलप होने लगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग देखते हैं। अब आपको पता है कि यार अभी आप और मैं बात करते हैं ना, हम सबके पास हमारी भाषा है, हमारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हम लोग सर्टेन वर्ड्स को बोलते हैं, वो वर्ड्स जो कोई मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं, ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। अभी मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। तो बोला गया है कि राइटिंग भी एक तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन ही है, बट एक डिफरेंट वे में। जब हम राइटिंग की बात करते हैं, ठीक है, कि हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी है या फिर कुछ भी लिखना है, हमारा क्या मतलब होता है कि हम साउंड्स को विजिबल साइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जो हम बोल रहे हैं उसे हम साइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही राइटिंग होता है। तो बेसिकली सबसे पहली मेसोपोटामियन टैबलेट्स हमें कब मिली, कब लिखी गई, रिटन अराउंड 3200 BCE, ठीक है। कब मिली हमें मेसोपोटामिया से टैबलेट्स, 3200 BCE के दौरान हमें वो मिली। एंड उसमें ना कुछ पिक्चर लाइक साइन और नंबर्स थे, ठीक है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये देखो, ये फोटोज देखो आप, इसमें क्या है, पिक्चर लाइक साइन और नंबर्स है, जो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में भी दिखाए थे, राइट। अब इसमें देखो आप, इन्हें अगर एस और ई लिखना है तो ये कितने ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट तरीके से लिखते होंगे। देखो मेरे से तो बन भी नहीं रहा, ऐसे करके कुछ। अब जब ये इतना सारा लिख रहे हैं, इसका मतलब है ऐसी, ये देखो इन्होंने ये 3 बनाए ऐसे, अरे यार मेरे से तो बन भी नहीं रहे बच्चों, ये ऐसे कुछ करके, है ना, ये 3 बनाए, इसका मतलब है कुर। ये देखो एक आई लिखने के लिए इन्होंने कितना बड़ा लिखा। कहने का क्या मतलब है, इनकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स थी। ये लोग पहले साइन के फॉर्म में लिखते थे, है ना, जब राइटिंग इमर्ज हुई थी। आज तो हम ऐसे लिखते हैं, बट तब ये साइन के फॉर्म में लिखते थे, और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भाषा थी। तो हमें ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स मिली हैं। जब हमने पता लगाया तो हमें पता चला ये लमसम 3200 BCE के अराउंड लिखी गई हैं। साथ ही साथ हमें टैबलेट्स मिली जिसमें लमसम 5000 लिस्ट थी ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुक, अ सिटी इन साउथ। तो मेसोपोटामिया के साउथ में एक शहर था उरुक, ठीक है, उनके टेम्पल से या टेम्पल के अंदर जो जो चीजें लाई गई उसकी हमें लिस्ट भी मिली इस टाइप से। ये देखो यहाँ पर ये कुछ साइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते थे और लिखते थे, फिर ग्रेन, फिश, ऑक्स, ये सब चीजें, ठीक है। तो पहले के जमाने में टैबलेट्स के ऊपर चीजें लिखी जाती थी, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं राइटिंग तब एमर्ज हुई जब सोसाइटी को, समाज को जरूरत पड़ी रिटन रिकॉर्ड्स की, ट्रांजैक्शंस की, ट्रेड की,
है ना। राइटिंग की जरूरत कब पड़ी? जब समाज में ये हुआ कि हाँ भाई अब इसका ये हमारा दिमाग नहीं याद रख सकता इतनी चीजें, अब हमें ये कहीं लिखना पड़ेगा, तब राइटिंग इमर्ज हुई। क्योंकि सिटी लाइफ में ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बार बार डिफरेंट टाइम में आप देखोगे होते ही रहते हैं। आज इसने ये सामान दिया, ये इतना लाया, आज मैंने इसको इतना पैसा दिया, ये हुआ वो हुआ, हर जगह ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जब तब इनको रियलाइज हुआ कि भाई राइटिंग की भी अब हमें जरूरत है। एंड ऑब्वियसली इन ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे गुड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब जो मेसोपोटामियंस होते थे वो क्ले की टैबलेट्स पर लिखा करते थे। ठीक है, किस पे लिखते थे? क्ले टैबलेट्स पे लिखा करते थे, यानी कि पहले ऑब्वियसली पेपर वगैरह पे नहीं लिखते थे। अब एक स्क्राइब कौन होता था? हर कोई तो इतनी, ये आप देख लो कितनी कॉम्प्लेक्स भाषा है, हर किसी के बस की होता नहीं था कि वो ये भाषा सीख ले। तो केवल कुछ ही लोग हो पाते थे भाई जो इतनी सारी चीजों को याद रख पाते थे, इतने सारे साइन और सिंबल्स को वो लोग याद रख पाते थे। ठीक है, एंड जब कोई भी इतने सारे सिंबल्स को याद रख लेता था तो केवल वही लिखा करता था, और लिखने वाले को बंदे को हम क्या बोलते थे? स्क्राइब। ठीक है, जो क्ले टैबलेट्स पे स्क्राइब कर सके। अब वो क्या करता था? एक क्ले को गीला कर लिया करता था और उसे उस साइज का बना देता था, पैट करके एक बड़े से साइज का बना देता था, इतने साइज का कि कंफर्टेबली आप उसे एक हाथ में पकड़ सको। और उसके बाद वो क्या करता था? उसका जो सरफेस है उसे आराम से स्मूथ करता था। अब विद द शार्प एंड ऑफ रीड, एक बहुत ही पॉइंटेड सा ऑब्जेक्ट होता था, रीड बोलते थे उसको। ठीक है, फिर वो क्या करता था? जो गीली टैबलेट है क्ले उस पर लिखता था, क्योंकि अगर टैबलेट सूख जाएगी तो फिर वो लिख नहीं पाएगा, राइट। और वेज शेप, जो लड़कियां हील्स पहनती हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगी मुझे ऐसा लग रहा है, एक वेज शेप्ड हील्स आती है। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो सारे लेटर्स साइंस, ये क्या है? वेज शेप्ड है। ठीक है ना, ऐसे मतलब यहाँ पर ये जो शेप देख रहे हो आप इस टाइप की, ये क्या होती है? इसे वेज शेप्ड बोलते हैं। एंड इन्हें बोलते हैं क्यूनेफॉर्म। तो ये बेसिकली कैसी भाषा है? क्यूनिफॉर्म भाषा है। तो यही लिखा है यहाँ पर, ही वुड प्रेस क्यूनिफॉर्म साइंस ऑन टू द स्मूदन सरफेस व्हाइल इट वाज स्टिल मॉइस्ट। जब वो क्ले गीली है तो वो उस पे ये साइन बनाया करता था क्ले टैबलेट से, क्योंकि एक बारी सन में सुखा दिया तो क्ले जो है वो हार्ड हो जाएगी एंड इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगी, कि आप उसे तोड़ ही नहीं सकते, ना आप उस पर कुछ लिख सकते। ठीक है, ये जो क्यूनिफॉर्म वर्ड है ये लैटिन से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है वेज एंड फॉर्म मतलब होता है शेप, इसलिए इसको बोलते हैं वेज शेप। तो इन लेटर्स को क्या बोलते हैं हम? क्यूनिफॉर्म। ठीक है, अब क्या होता था कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि एक बारी अगर सरफेस ड्राई हो गया तो हम उस पे साइंस जो है वो प्रेस नहीं कर सकते। तो हर ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो एक अलग टैबलेट पे लिखनी पड़ती थी। आज की डेट में क्या होता है? हम रजिस्टर में लिख रहे हैं, ठीक है भाई, हाँ अब नीचे स्पेस बचा वहीं लिख दिया, और स्पेस बचा वहीं। बट पहले के जमाने में क्या है? मान लो उसने इतना लिखा, अब इसके बाद मान लो ट्रांजैक्शन कल हुई, अब कल तो वो यहाँ लिख ही नहीं सकता ना, क्योंकि ड्राई हो गया, उसके लिए फिर एक अलग सेपरेट टैबलेट की जरूरत पड़ती थी। इसी कारण की वजह से हमें मेसोपोटामिया के साइट्स पे हजारों में टैबलेट्स मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे टैबलेट्स मिले हैं। अभी आप ये जो ऊपर देख रहे हो ये बेसिकली क्या है? ये क्यूनिफॉर्म साइंस ही है। आपको लग रहा होगा ये कोई ड्राइंग है, बट नहीं, ये कोई मैथमेटिकल एक्सरसाइज इन्होंने कर रखा है। आप ट्राइंगल्स वगैरह देख सकते हो, ये रहा एक ट्राइंगल, है ना, आप लाइंस वगैरह इस पे देख सकते हो बनी हुई है, एंड लेटर्स प्रेस हो रखे हैं। तो बेसिकली ये कुछ मैथ्स का ट्रांजेक्शन है जो इन्होंने कर रखा है। तो इसी लैंग्वेज में, इसी क्यूनिफॉर्म साइंस के थ्रू ये लोग पहले लिखा करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ? बाय 2600 BCE लेटर्स तो क्यूनिफॉर्म हो गए, पर जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। लैंग्वेज क्या थी? सुमेरियन थी, और जो लेटर्स थे वो क्यूनिफॉर्म थे। अब जो राइटिंग है उसका जो यूज था वो बढ़ गया। पहले तो राइटिंग केवल रिकॉर्ड्स रखने के लिए इस्तेमाल होती थी, पर अब जो राइटिंग है वो डिक्शनरीज बनाने के लिए, लीगल कामों के लिए भी यूज होने लगी। ठीक है, अगर कोई राजा है उसको अपनी वाहवाही बतानी है कि मैंने ये करा, वो भी वो लिखित में करवाता था। ठीक है, अगर कोई चेंज कराना है राजा को तो वो भी लिखित में होता था। तो अब राइटिंग का जो यूसेज है हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो बढ़ गया है। अब सुमेरियन हमें पता है कि सबसे पहली जो अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज है मेसोपोटामिया की, वो रिप्लेस हो गई 2400 BCE में अकेडियन से। ये हमने अभी पढ़ा इससे पहले, राइट। तो क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो थी अकेडियन लैंग्वेज में वो कंटिन्यू हुई अंटिल द 1st सेंचुरी, दैट इज 2000 साल से भी ज्यादा। बेसिकली बोला क्या जा रहा है, तो पहले तो क्यूनिफॉर्म सुमेरियन भाषा में ही होता था, बट हमने देखा कि भाई धीरे धीरे सुमेरियन जब अकेडियन से रिप्लेस हुई तो ये वाली चीज कंटिन्यू हुई फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। अब क्या होता था? बेसिकली ये जो राइटिंग था इसका पूरा का पूरा सिस्टम क्या था? सो साउंड दैट अ क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवल, है ना। जैसे अभी तो मैंने आपको बताया इंग्लिश में अगर मैं बोलती हूँ ये क्या है, आप बोलोगे मैम वोवल है। ये क्या है, आप बोलोगे वोवल है। ये क्या है? ये क्या सिंगल साइन
है ना, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो बट पहले क्यूनिफॉर्म भाषा का ऐसा हिसाब नहीं है वो बोल रहा है, ठीक है। क्यूनिफॉर्म भाषा में इस तरीके से पूरे सिलेबल में चीजें लिखी जाती थी। तो जो साइन थे, जो मेसोपोटामिया का स्क्राइब होता था, जो वो बंदा होता था जिस बेचारे को लिखने पड़ते थे, उसे हंड्रेड्स में साइन याद करने पड़ते थे, ठीक है। एंड उसको मतलब बहुत ही ज्यादा, ये ना एक आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड चीजों में माना जाता था। हर कोई नहीं कर सकता, उसको भैया साइन रटे होने चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कैसे वो एक गीली टैबलेट को हैंडल कर सकता है ना, कैसे सूखने से पहले उस पर फटाफट लिखना है। तो ये सारी कला उसमें होनी चाहिए थी। तो इसे बहुत ही ज्यादा स्किल्ड क्राफ्ट माना जाता था, है ना। इसके लिए लोगों को हायर किया जाता था, बहुत स्किल्ड क्राफ्ट इसको माना जाता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट मानी जाती थी कि इंसान ने अपनी जीवन में कुछ अचीव कर लिया अगर वो पढ़ा लिखा है तो। समझ में आया ये आपको। आगे अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं मेसोपोटामिया की, तो हम देखेंगे कि बहुत ही कम लोग थे मेसोपोटामिया के अंदर जो पढ़े लिखे थे, ठीक है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली इतने सारे साइंस थे जो एक आदमी को लर्न करने पड़ते थे, और बहुत सारे साइंस तो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे कि आदमी याद करे भी तो करे कैसे, राइट। अगर एक राजा पढ़ पा रहा है, रीड कर पा रहा है, सो ही वुड मेक श्योर कि वो अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाए, ठीक है। यानी कि इसके बारे में वो एक प्रॉपर इंस्क्रिप्शन बनवाए कि भाई ये राजा लिख पढ़ सकता था, ताकि उसका नाम हो। इतनी बड़ी बात थी पहले के जमाने में लिखना पढ़ना, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भाषा थी तो बहुत सारे लोग लिख पढ़ पाते नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे जो लिख पढ़ पाते थे। नाउ फॉर द मोस्ट पार्ट राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग। अगर हम आगे चलते हैं यूजेस ऑफ राइटिंग के, कि भाई राइटिंग के यूज क्या क्या थे, तो आप देखोगे कनेक्शन था सिटी लाइफ में, ट्रेड में और राइटिंग में, राइट। क्योंकि सिटी लाइफ है तभी तो ट्रेड हो रहा है, और ट्रेड हो रहा है तो उसमें राइटिंग की जरूरत है ट्रांजैक्शंस के लिए। ये तीनों ही चीजें हमें एक सुमेरियन एपिक पोम में पता चलती हैं। अब मैं आपको एक पोम सुनाऊंगी, बेसिकली सुमेरिया की सुमेर साइड की सुमेरियन एपिक पोम है ये। एक राजा था बच्चों, एनमरकर, ठीक है। ये राजा कहाँ का था, उरुक शहर है मेसोपोटामिया के अंदर, वहां का एक राजा था एनमरकर। अब उरुक एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सिटी मानी जाती है, ठीक है। उसे द सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बोला गया है कि जो एनमरकर राजा था वो डायरेक्ट एसोसिएट करता है ट्रेड से, यानी कि ट्रेड राजाओं ने ही शुरू कराया था, ऐसा माना जाता है। अब हुआ क्या था, स्टोरी क्या बोलती है कि भाई एनमरकर को लेपिस लजुली चाहिए था। लेपिस लजुली क्या होता है, एक तरीके का जेम होता है, मैंने आपको बताया ब्लू कलर का, है ना, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस जेम होता है। तो एनमरकर को लेपिस लजुली चाहिए था और प्रीशियस मेटल्स चाहिए थे। उसने क्या बोला, उसे क्यों चाहिए, उसे चाहिए टेम्पल के ब्यूटिफिकेशन के लिए, कि उरुक में जितने भी मंदिर हैं उसे उन्हें ब्यूटीफाई करना है और सुंदर दिखाना है, तो उसे मंदिर के लिए लेपिस लजुली चाहिए। तो वो अपने मैसेंजर को भेजता है, भाई मेसोपोटामिया में तो है नहीं जेम्स, अपने मैसेंजर को बुलाता है कि इधर आओ, जाओ अराटा जाओ, और वहां पर उसके जो चीफ है उसे जाकर बोलो कि मेरे को लेपिस लजुली चाहिए। तो भाई अराटा ऐसा नहीं है कि पास में रखा होता है, अराटा काफी ज्यादा दूर होता है। अब उसका जो मैसेंजर है वो बहुत ध्यान से अपने जो राजा है उसकी बातों को सुनता है, एंड उसके बाद रात में वो बेचारा निकल पड़ता है। अब भाई रात भी होती है, सुबह भी होती है, कहने का मतलब है बहुत सारे दिन हो जाते हैं, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस को वो क्लाइंब करता है, ठीक है। एंड एक नीचे उसको एक सिटी भी दिखती है, सूसा सिटी, जो कि बहुत छोटे छोटे लोग उसे वहां दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होता है, पहाड़ चढ़ चुका होता है। तो 5 माउंटेन रेंजेस 6 माउंटेन रेंजेस कर करके वो चढ़ चढ़ के बेचारा फाइनली पहुंचता है। वो वहां जाकर चीफ ऑफ अराटा को मना नहीं पाता कि लेपिस लजुली उसको दे दे, तो अब उसको दोबारा से वापस आना पड़ता है। तो बैक एंड फोर्थ वो जर्नी करता है। कहने का क्या मतलब है, वहां से उसे चीफ ऑफ अराटा भेज देता है, यहाँ से उसको एनमरकर भेज देता है कि जा अब ये बोल, अराटा बोलता है ये बोल, फिर वो बोलता है ये बोल। तो भाई इधर से उधर थ्रेट्स, कभी कोई धमकी दे रहा है, कभी कोई प्रोमिस कर रहा है, तो ये सब में मैसेंजर बहुत ज्यादा थक जाता है, ठीक है, और वो कंफ्यूज हो जाता है, सारे मैसेजेस उसके मिक्सड अप हो जाते हैं। तो एनमरकर क्या बोलता है, एनमरकर एक क्ले की टैबलेट बनाता है अपने हाथ में, और जो भी उसको वहां चीफ ऑफ अराटा को लिखकर भेजना है वो लिख के भेज देता है। यहां से बच्चों पता चलता है कैसे राइटिंग शुरू हुई, है ना, कि भाई क्योंकि देखो आप इतना सब याद रखना पॉसिबल नहीं था, तो एनमरकर ने क्या किया, क्ले टैबलेट पे लिख दिया। एंड इन दोज डेज देयर हैड बी नो राइटिंग डाउन ऑफ वर्ड्स ऑन क्ले, तो वहां तब के लिए बहुत ज्यादा न्यू चीज थी ये, ठीक है ना। तो भाई अब जब वो लेकर जाता है राटे के पास क्ले टैबलेट, वो देखता है और वो मान जाता है, और उसे बहुत हैरानी भी होती है, उसका फेस गुस्से में भी होता है, वो टैबलेट को देखता ही रहता है। राइट, तो ये एक तरीके से नेल्स, यहाँ पर क्या है, नेल्स क्यूनिफॉर्म लेटर्स को बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली
जो क्ले टैबलेट वो लेकर गया उसमें क्या था, उसमें क्यूनिफॉर्म लेटर में कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो ये एक तरीके से एज एन एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसे हम लिटरल ट्रूथ नहीं ले सकते, बट इसमें से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया था उसमें जो राजा लोग थे, किंग लोग थे, उनकी साइड से ही ये जो ट्रेड और राइटिंग है ये शुरू हुआ था। ठीक है, ये जो पोम है ये हमें ये भी बताती है, बिसाइड बीइंग द मीन्स ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, राइटिंग वाज सीन एज अ साइन ऑफ द सुपरियोरिटी। तो इस पोम से हमें ये भी पता चलता है कि भाई जब चीफ ऑफ अराटा ने देखा कि लिखित में भेजा तो वो मान गया। तो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए तो हम लिखते ही थे, इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए भी हम लिखते थे, बट जो राइटिंग था वो एज अ साइन ऑफ सुपरियोरिटी, क्या अरे भाई इतना बड़ा आदमी है, ये भी देखा गया इस पोम के जरिए। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे कैसे अर्बनाइजेशन होता है सदर्न मेसोपोटामिया में, टेम्पल्स, किंग्स वगैरह क्या रहने आते हैं, कैसे होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। सो 5000 BCE से जो सेटलमेंट्स हैं वो अब होना शुरू हो गई सदर्न मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो अभी तक सब सही हो रहा था, अब धीरे धीरे और सेटलमेंट्स होने लग गई। अब क्या हुआ कि जो लोग बसने लगे वो, जैसे मान लो ये टेम्पल है तो इसी के अराउंड वो लोग बसने लगे। ठीक है, और यही जगहें एज द सेंटर्स ऑफ ट्रेड डेवलप हो गई। ये इंपीरियल सिटीज भी थी, यानी कि यहाँ पे राजा रानी वगैरह भी रहते थे। सो ये जो टेम्पल के पास वाला एरिया होने लगा ना, वो बहुत ज्यादा मेन एरिया के अंडर आने लगा, मेन एरिया कहलाने लगा। अब यहाँ पे जो अर्ली सेटलर्स थे, जो सबसे पहले आए थे यहाँ पर सेटल होने, वो अपने विलेजेस में क्या करा, उन्होंने सिलेक्टेड स्पॉट्स पे टेम्पल्स बनवाए। ठीक है, अब अर्लीस्ट नोन टेम्पल जो हमें पता है वो है एक छोटा सा मंदिर जो कि अनबेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, कच्ची ईंटों से बन रखा है। अब जो टेम्पल है ऑब्वियसली उसमें तरीके तरीके के भगवान हैं, आप मून गॉड देख सकते हो, है ना, आप गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर देख सकते हो, तो तरीके तरीके के भगवान उन टेम्पल्स में हैं। अब भाई कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक्स, ओवर द टाइम हमने देखा कि जो टेम्पल्स है वो बड़े होते गए, है ना। पहले टेम्पल छोटे होते थे, अब टेम्पल धीरे धीरे बड़े होने लगे, टेम्पल में खुले खुले कॉर्टयार्ड्स, आंगन होने लगे, बहुत सारे रूम होने लगे। ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स को एक घर से हटके बनवाया गया। Some of the early ones were possibly not unlike the ordinary house, for the temple was the house of the god. अब क्या हुआ, आने वाले आज के डेट में हम देखते हैं, अगर आप टेम्पल में जाओगे, घर में जाओगे, आपको डिफरेंस दिखेगा। पहले के टेम्पल पे अगर आप देखोगे तो वो आपको ऐसी लगेगा कि वो एक घर है। घर जैसा क्यों है, क्योंकि माना जाता था कि ये भगवान का घर है, तो भगवान को भी हर कंफर्ट मिलना चाहिए, जिस हर कंफर्ट में हम रहते हैं वैसे ही भगवान को इतनी छोटी सी जगह में क्यों रखा जाए, भगवान को भी हर टाइप का कंफर्ट मिलना चाहिए, इसलिए मंदिरों को भी घर जैसा वो लोग बनवाने लगे। अब मेसोपोटामिया के लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो भगवान है वही सारी चीजों की रक्षा कर रहे हैं, राइट। तो लोग तरीके के ग्रेन लेके जाते, कर्ड लेकर जाते, फिश लेकर जाते अर्पित करने के लिए। कुछ कुछ लोग तो इतने खुश हो जाते हैं, हमने देखा है कि जो पुराने टेम्पल्स हैं उनके जो फ्लोर्स है ना, उन पे थिक लेयर्स है ऑफ फिश बोन्स। ठीक है, सो गॉड जो है वो बेसिकली एक तरीके से लोगों ने उन्हें ओनर बना रखा था। ठीक है, थ्योरेटिकल ओनर बना रखा था अपनी एग्रीकल्चर फील्ड्स का, कि भाई हमें जितना भी आ रहा है वो आपकी कृपा से आ रहा है और सब कुछ आपका ही है। तो उनके फील्ड्स हो गए, फिशरीज हो गई, हर्ड्स हो गए, लोकल कम्युनिटी के, सब भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे जो टेम्पल है उसमें ना काम भी, प्रोडक्शन का काम भी होना शुरू हो गया। ठीक है, आप देखोगे कि धीरे धीरे स्पिनिंग होना शुरू हो गया, ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रेसिंग शुरू हो गया, ग्रेन को ग्राइंड करने लगे वहां पर ये लोग, वीव करने लगे। तो टेम्पल में अब तरीके तरीके की प्रोडक्शन की एक्टिविटीज भी इन्होंने शुरू कर दी। अब बेसिकली ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोडक्शन एट अ लेवल अबव हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट, कीपर ऑफ रिटन रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन, ब्रेड, फिश एक्सेट्रा, टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप्ड इट्स एक्टिविटीज बिकम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि भाई पहले तो टेम्पल में ठीक है भगवान थे, भगवान के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग कमरों में अलग अलग एक्टिविटीज होने लगी, तो ओवरऑल ये एक अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गया कि यहाँ पे तरीके तरीके की जो चीज है वो प्रोड्यूस की जा रही है, यहाँ पे ट्रेड की जा रही है। अब आप देख सकते हो ये हमारा अर्लीस्ट नोन टेम्पल है साउथ का। ठीक है, 5000 BCE का। अब आप देख सकते हो कितना ज्यादा छोटा है, ये एक एंट्रेंस हो गया और ये ऑल्टर हो गया, मे बी जहाँ पे भगवान की मूर्ति को रखा जाता होगा। ये अर्लीस्ट टेम्पल है यहाँ पे। अब ये आप देख सकते हो वो टेम्पल जो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होने लगा, ये था हमारा 5000 BCE का टेम्पल। ये देख सकते हो आप 3000 BCE का टेम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन कोर्टयार्ड है, ठीक है, इन एंड आउट फेस्ड वॉल्स है, कितना बड़ा ये पूरा का पूरा हमें टेम्पल दिखाई दे रहा है। इसमें और इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या होता था, बहुत सारी मेसोपोटामिया के लोगों को ऑब्वियसली नेचुरल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। अब भाई फर्टिलिटी तो थी, ये तो हम बोल सकते हैं,
कि फर्टाइल था, एग्रीकल्चर अच्छा था, बट ऑल्सो एग्रीकल्चर वो सब्जेक्ट टू हजार्ड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी। अब क्या प्रॉब्लम होती थी, जो चैनल्स है यूफ्रेट रिवर के, कभी कभी ऐसा होता था कि भाई देखो उस पर बहुत सारा पानी आ जाता था और क्रॉप्स फ्लड हो जाती थी, और कभी कभी हो जाता था कि वो अपना कोर्स ही चेंज कर लेती थी, यानी कि बेसिकली यूफ्रेट्स नदी जो है वो बह रही है, ठीक है। अब इसकी अलग अलग चैनल्स हैं। कभी कभी होता था कि एक चैनल में बहुत ही ज्यादा पानी आ जाता था, और कभी कभी होता था ये अपना पूरा का पूरा रास्ता ही बदल लेती थी, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लोगों ने अगर यहाँ पे बसा रखा, यहाँ पे पानी नहीं आया, यहाँ पर आ गया, फिर उनको यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ता था। ऐसे यहाँ पर चलता था। एक आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में हमें ये भी शो होता है कि जो विलेजेस है, जो गांव है, वो बार बार रीलोकेट हो रहे थे मेसोपोटामियन हिस्ट्री में। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है, अगर कभी यहाँ पर पानी नहीं आया तो उन्हें वहां पर शिफ्ट होना पड़ता था। तो बार बार ही हमने देखा है कि ये रिकॉर्ड है कि भाई रीलोकेट हो रहे थे गांव। अब कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी थी हमारी। मैन मेड प्रॉब्लम्स क्या थी, कुछ लोग अपस्ट्रीम रहते थे। अपस्ट्रीम क्या होता है, जहां से रिवर फ्लो होना शुरू होता है। ये होता है डाउनस्ट्रीम जब रिवर नीचे की साइड होता है, ये होता है अपस्ट्रीम जब रिवर ऊपर की साइड से फ्लो होता है। अब जो लोग बच्चों ऊपर की साइड रह रहे थे, अपस्ट्रीम की साइड रह रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ये लोग अपनी फील्ड्स में इतना सारा पानी यहाँ से डाइवर्ट कर लेते थे कि जो नीचे डाउनस्ट्रीम वाले लोग हैं उनको कभी कभार पानी इनफ नहीं मिल पाता था, है ना। जो चैनल्स थे यूफ्रेट्स नदी के, पानी अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया, नीचे वाले लोगों को पानी ही नहीं मिल पाया। दूसरी चीज ऑब्वियसली हमने देखा था, नदी आ रही है, अपने साथ बहुत सारा सिल्ट भी ला रही है ना, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी ला रही है। अब क्या होता था, अगर ये लोग यहाँ से मिट्टी को क्लियर कर ही नहीं रहे, ये लोग मिट्टी को क्लियर कर ही नहीं रहे, तो पानी आगे जा ही नहीं पा रहा है, वो ब्लॉक हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो मिट्टी जम गई, उन्होंने क्लियर नहीं करी ऊपर वाले लोगों ने, तो नीचे तक पानी जा ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होती थी। अगर आप देखोगे अर्ली मेसोपोटामिया में रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ओवर लैंड एंड वाटर, ठीक है। अब अगर एक रीजन में कॉन्टिन्यूस वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो वो जो चीफ है, जो जीत रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बेसिकली लाएगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो भी वो माल लूट के लाया है। इसी के साथ साथ जो डिफीटेड ग्रुप्स हैं, यानी कि जो लोग हार गए हैं, उनको वो कैदी बनाकर ले आएंगे। अब नहीं तो उन्हें अपना गार्ड रख लेंगे, नहीं तो अपना सर्वेंट रख लेंगे। ऐसी चीजें ये लोग करते थे। जो चीफ जीता है वो क्या करेगा, जो भी प्रीशियस सामान लेकर आया है वो भगवान को चढ़ा देता है, क्योंकि वो जस्टिफाई कैसे करेगा। अब आप सोचो, मैं लड़कर आ रही हूँ किसी से, ठीक है, और मैं अगर अपना ही फायदा सोचूं तो मेरी तो जो प्रजा है वो तो ऑफेंड हो जाएगी। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि वो जो सामान ला रहा है प्रजा को भी दे रहा है, भगवान को भी चढ़ा रहा है, तो मेरी प्रजा भी खुश है। समझ में आ रहा है। तो वो प्रीशियस चीजें भगवान को भी चढ़ाता था, कम्युनिटी टेम्पल को ब्यूटीफाई करने का काम करता था, एंड वो अपने जो आदमी हैं उन्हें भेजते भी थे। जैसे हमने एनमरकर वाली स्टोरी में देखा कि जाओ स्टोन्स लेकर आओ, मेटल्स लेकर आओ फॉर द बेनिफिट ऑफ द गॉड एंड कम्युनिटी, ताकि ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ इन एन एफिशिएंट वे बाय अकाउंटिंग फॉर थिंग्स दैट केम इन एंड वेंट आउट, है ना। जो भी जितना भी चीज आ रही है, मेटल्स आ रही है, अच्छी अच्छी चीजें आ रही है, या जितनी भी चीजें वो दे रहे हैं, अब बेसिकली हो क्या रहा है, इसका जवाब क्या देंगे प्रजा को। तो वो बेसिकली भगवान के नाम पर बोलते थे ना, कि भगवान की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमें ये चीजें चाहिए, टेम्पल की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमें ये चीजें चाहिए। जैसे कि हमें एनमरकर वाली पोम में भी दिखा कि भाई जो राजा है उसका बहुत ही ज्यादा हाई स्टेटस है, अथॉरिटी है, सारे लोगों को वो कमांड दे पा रहा है, कम्युनिटी उसकी बात मान भी रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सबको दिख रहा है कि वो सबको साथ में लेकर चल रहा है। अगर वो केवल अपनी वेल्थ के बारे में सोचेगा तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा। बेसिकली एक म्यूचुअल साइकिल हमें देखने के लिए मिली लीडर्स की एंड विलेजर्स की, कि लीडर्स भी चाहते थे, राजा रानी भी चाहते थे कि भाई जो विलेजर्स है वो टेम्पल के आसपास ही बसे, ताकि कभी भगवान खुदा ना खास्ता अगर कोई हमला हो जाए तो आर्मी हमारी रेडी रहे, राइट। एंड लोगों को भी सेफ फील होता था कि भाई हम एक दूसरे के आसपास है, भगवान के साथ है, टेम्पल पास में है, राजा रानी, तो उन्हें भी सेफ फील होता था। तो इसीलिए टेम्पल्स के पास ही यहाँ पर राजा रानी भी रहते थे, और टेम्पल्स के पास ही लोगों ने भी अपने जो घर वर हैं वो बसाना शुरू कर दिए थे, ठीक है बेटा। यार अब हम पढ़ते हैं उरुक के बारे में। उरुक मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया का एक शहर था, टाउन था। उरुक में क्या होता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन इसको बोला जाता है। एंड हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। हमें ये भी पता चला कि अराउंड 3000 BCE की अगर हम बात करें तो उरुक जो था वो 250 हेक्टर्स में स्प्रेड हो गया था, यानी कि ये दुगना लार्ज है मोहनजोदारो का, जो हम 12th में पढ़ेंगे मोहनजोदारो सेटलमेंट के बारे में। तो मोहनजोदारो से भी दुगना लार्ज हो गया था ये अराउंड 3000 BCE में। Why? Because dozen of small villages were deserted. बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी इसके अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से ये जो उरुक शहर है ये बहुत बड़ा हो गया था। अब क्या हुआ, बेसिकली हम देखते हैं कि उरुक बहुत ही पहले, बहुत अर्ली डेट में
डिफेंसिव वॉल हमने यहाँ पर देखी, होता है ना सब लोग अपने आसपास डिफेंसिव वॉल लगा लेते हैं, आपने किले वगैरह पर देखा होगा, राइट। तो उरुक के पास बहुत ही पहले से वो डिफेंसिव वॉल थी। ये जो साइट थी दैट वाज कॉन्टिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम अबाउट 4200 BCE टू अबाउट 400 CE तक, एंड बाय 2800 BCE इट हैड एक्सपेंडेड टू 400 हेक्टर्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था कि भाई अगर हम 3000 BCE की बात करें तो 250 हेक्टर्स तक स्प्रेड हो गया था। बट यहाँ पे अगर हम और थोड़ा सा आगे जाए 2800 BCE पे जब हम आते हैं तो 400 हेक्टर्स तक ये स्प्रेड हो गया था, ठीक है। वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल। जितने भी लोग वॉर में इनसे हारते थे ये लोग लेकर आते थे, और जितने भी उसके खुद के लोकल पीपल थे उन सबको काम पे लगा रखा था। टेम्पल के लिए कोई काम करता था, कोई डायरेक्टली रूलर के लिए काम कर रहा है, ठीक है। एंड उनको एग्रीकल्चरल टैक्स वगैरह भी देना पड़ता था, ये चीज़ बिल्कुल कंपल्सरी थी। नाउ अब जिनसे भी ये काम करा रहे हैं उनको ये राशन के फॉर्म में पे करते थे, ठीक है, क्योंकि हमें हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट देखने के लिए मिली है, ठीक है, जिसमें लोगों के नाम हैं और क्वांटिटीज हैं कि किसको कितना तेल दिया है, किसको कितने कपड़े दिए, किसको कितना ग्रेन दिया है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मान लो मेरे लिए कोई काम कर रहा है और मैं उसको राशन के फॉर्म में पे कर रही हूँ। ये भी एस्टिमेट किया जाता है कि एक टेम्पल था वहीं पर उरुक में जहां पर 1500 मेन जो थे दे वर वर्किंग 10 hours a day 5 years टू बिल्ड, कि एक जो टेम्पल है उसको बनाने के लिए 1500 आदमियों ने काम करा था, हर दिन में 10 घंटे काम करते थे और 5 साल लग गए थे उन्हें वो टेम्पल बनाने के लिए। अब क्या होता था कि रूलर्स जो है वो कमांड करते थे लोगों को कि जाओ स्टोन्स लेकर आओ, मेटल ओर्स लेकर आओ, ठीक है, ब्रिक्स बनाओ या टेम्पल के लिए ब्रिक्स लगाओ, या फिर एक दूसरी कंट्री में जाओ मटेरियल लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इन सब के अलावा कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट भी था उरुक में अराउंड 3000 BCE। क्या था वो? ब्रॉन्ज टूल्स केम इनटू यूज फॉर वेरियस क्राफ्ट्स। आर्किटेक्ट लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स। इन्होंने ब्रिक कॉलम्स बनाना सीख लिए थे। ब्रिक कॉलम्स क्या होता है? बेसिकली ऐसे डंडे होते हैं जिसपे छत खड़ी होती है, ठीक है। देयर बीइंग नो सुटेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ द लार्ज हॉल्स। तो पहले क्या होता था, ये जो ब्रिक कॉलम्स थे ये वुड के बनाए जाते थे, समझ में? ओ सॉरी, ब्रिक कॉलम्स बोल रही, ये जो कॉलम्स है ना, खाली कॉलम्स, ये बनाए जाते थे वुड के। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इतने बड़े बड़े लार्ज हॉल्स बना रहे हो तो ये वुड पे तो टिकेगी नहीं ना छत, जिसपे आप छत को टिका रहे हो। तो इसलिए ये फिर ब्रिक कॉलम्स कैसे बनाने, ये वहां के आर्किटेक्ट्स ने सीख लिया, जो कि एक तरीके की टेक्निकल एडवांसमेंट थी, ठीक है, कि अब ये ईंटों के बनेंगे, और आज तक आप देखते हो ब्रिक के ही बनते हैं कि ईंटों के बनेंगे तो इन पे लोड नहीं आएगा और ये गिरेंगे नहीं। अब क्या हुआ, बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग क्ले कोन्स। क्ले कोन्स भी बनवाने लग गए, लोगों से तरीके तरीके के काम कराते थे, ठीक है। टेम्पल वॉल्स में पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स क्रिएटिंग अ कलरफुल मोज़ैक। मोज़ैक क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर्स की, मान लो कोई पेंटिंग है, अलग 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 स्क्वायर्स बनाकर एक पेंटिंग बनाई हुई, तो मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलाकृति आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत सारी सुपर अचीवमेंट्स भी थी, एंड ऑब्वियसली क्ले में नहीं बट हमने कुछ स्टोन में भी इंस्क्रिप्शंस देखी, ठीक है, सजाने के लिए जो पेंटिंग्स वगैरह का यूज होता है। मैं लाई भी होंगी इस तरीके की, ये देखो स्टोन में भी पेंटिंग्स वगैरह काव वगैरह ये लोग करवाते थे, जो कि स्टोन अलग जगह से एक्सपोर्ट करा जाता था। एंड ऑल्सो एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क पे ये लोग पहुंच गए थे। कहने का क्या मतलब है, पॉटर्स व्हील इन्होंने ढूंढ निकाला था। पॉटर्स व्हील का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली भाई एक पॉटर की मान लो वर्कशॉप है, ठीक है, अब वो मास प्रोडक्शन बहुत सारे जो पॉट्स है वो एक टाइम पर बना सकता है विद द हेल्प ऑफ द पॉटर्स व्हील। तो हमने देखा कि भाई जो उरुक शहर था वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया था। और ये आप एक पिक्चर भी देख सकते हो, है ना, इसमें आपको देखने मिल रहा है, ये एक सिलेंडर सील है जो हमें अराउंड 3200 BCE के अराउंड मिली है। इसमें आप देख सकते हो कि कुछ लोगों के हाथ वगैरह बंधे हुए हैं यहाँ पर, शायद ये वो लोग होंगे जिन्हें वॉर में लाया गया होगा और जिन्हें काम पर लगाया गया होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं और शायद उनको हुक्म वगैरह दे रहे हैं, तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी दे रहे हैं हमें, और कुछ हमें वॉर के लीडर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लाइफ इन द सिटी। अभी तक हमने क्या देखा कि एक रूलिंग एलाइट जो था वो एमर्ज हो रहा था, है ना। कहने का क्या मतलब है बेसिकली कि अगर आप आज की डेट में भी सिटी लाइफ देखो तो कुछ लोग ऐसे हैं भैया जिन पे बहुत पैसे हैं, राइट, और कुछ लोग ऐसे जिन पे नहीं है, अमीर है, गरीब है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि सोसाइटी का एक छोटा सा सेक्शन था जो मेजर शेयर ऑफ वेल्थ को शेयर कर रहा था, जिसपे बहुत सारा पैसा था, ठीक है।
नथिंग मेक दिस फैक्ट एज क्लियर एज द इनॉर्मस रिचेस। कहने का क्या मतलब है, हमें कैसी पता भाई ये बात, क्योंकि हमें बहुत सारी ज्वेलरी, गोल्ड, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेसल्स, ये सब हमें मिले हैं, लेपिस लजूली हमको मिला है। तो ये सारी चीजें हमने देखा कहाँ पर मिला है, जब कोई भी राजा या रानी उरुक में उर शहर में, ठीक है, मर जाते थे तो उनके ग्रेव पे हमें मिला है। अगर आपने इंग्लिश का वो लेक्चर मेरे से पढ़ा होगा, आई गेस मैंने पेड वाले बच्चों को पढ़ाया है अभी, डिस्कवरिंग ट्यूट, है ना, डिस्कवरिंग ट्यूट, आई गेस चैप्टर नंबर 3 है इंग्लिश का। उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो पहले के राजा मर जाते थे तो वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। उन्हें लगता था जितने भी ये उनकी शौक हैं और जितने भी अच्छी लाइफ है वो ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो मरने के बाद, एक राजा के मरने के बाद जो जो चीज़ें लगता था कि उसे ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें डाल देते थे, उनका सोना वोना सब डाल देते थे। तो यही यहाँ पर बताया गया कि इनकी ग्रेव्स में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने मिली हैं, ठीक है, बरीड विद सम किंग्स एंड क्वींस एट और। तो ये हमें देखने मिला कि भाई बहुत ही ज़्यादा वेल्दी लोग थे। बट ऑर्डिनरी लोगों का क्या, जो सामान्य लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनका क्या। अब हमें लीगल टेक्स्ट से पता चला है, लीगल टेक्स्ट पता है ना आपको कि बेसिकली किसकी लड़ाइयाँ हुई, कोई भी अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है तो उन टाइप के टेक्स्ट से पता चला है कि मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली थी, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, बेसिकली छोटी फैमिली, ये नहीं है कि चाचा ताए भी साथ रह रहे हैं, मम्मी पापा बच्चे, तो न्यूक्लियर फैमिली का हिसाब था। अब वहाँ पे क्या होता था, मैरिड सन, ऑब्वियसली जैसा हमारे यहाँ होता है कि शादी के बाद लड़का जो अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ रहेगा, मेसोपोटामिया में भी यही होता था। जो फादर था वो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करते थे। अब जो मैरिज थी वो मेसोपोटामिया में कैसे होती थी कि भाई देखो, एक डिक्लेरेशन मतलब एक अनाउंसमेंट की जाती थी कि मान लो मेरे परिवार वाले हैं, लड़की वाले, वो बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग इंटरेस्टेड हैं, कंसेंट देंगे अपना कि हाँ भाई हम लोग मैरिज में इंटरेस्टेड हैं, तब बात आगे बढ़ेगी। और फिर गिफ्ट दिया जाता था, गिफ्ट तो मेजर है, इसके बिना कहाँ चलेगी दुनिया। तो एक गिफ्ट दिया जाता था किसको, जो हस्बैंड, जो ग्रूम के लोग हैं वो देते थे दुल्हन वाले, ब्राइड वाले लोगों को, ठीक है। तो इससे भैया रिश्ता इनका पक्का हो जाता था। जब भी शादी होती थी तो बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे दोनों पार्टीज में, एंड ये लोग क्या करते थे, टेम्पल में जो भी चढ़ाना है ऑफरिंग्स वगैरह वो भी चढ़ाते थे। जब मदर इन लॉ आती थी कि हाँ भाई चलो तुम्हारी विदाई हो गई, चलो घर चलो, तो जो ब्राइड है, जो भी बेटी है, उसको अपना हिस्सा दे दिया जाता था। जो भी उसके पिता है वो दे देते थे कि ले भाई तेरी शादी हो रही, ये तेरा हिस्सा है प्रॉपर्टी में, तू ले जा। अब जो बचे कुछ उसके बेटे हैं वो तो ऑब्वियसली आधा आधा उनमें हो जाता था। जो भी पापा का घर है, जो भी उसके खेत खलियान है, वो उसके बाकी के बेटों को मिल जाते थे। तो मतलब लमसम जैसा आज चलता है वैसे ही उस टाइम पे मेसोपोटामिया में ये चला करता था। अब अगर हम आगे बात करते हैं उर्फ सिटी की, अभी हमने उरुक सिटी की बात करी थी, अब हम अगर उर्फ सिटी की बात करते तो ये आप इसका मैप देख सकते हो, है ना। ये 2000 BCE का है और आप देख सकते हो कि कुछ मतलब लैक ऑफ प्लानिंग है, कोई भी गली कहीं से भी निकल रही है, इतना कंजस्टेड एरिया है, अच्छे से प्लान कुछ कर ही नहीं रखा है। अगर यहाँ पर आप कोई भी व्हीकल घुसाना चाहो, आप कैसे घुसाओगे बताओ, कैसे घुसाओगे, कहाँ ले जाओगे, राइट। तो ये उर्फ सिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये जो उर्फ टाउन था हमारा, ये एक्सकवेट किया गया, पता चला इनके बारे में 1930s में। अब इसकी जो स्ट्रीट थी, जो गलियां आपने देखी है यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है, बहुत ही ज़्यादा नैरो है, बहुत ही ज़्यादा पतली है कि इसमें आप व्हील्ड कार्ट्स वगैरह तो कुछ घुसा ही नहीं सकते हो, है ना। अगर आप जानवरों पे कुछ सामान लेकर जा रहे हो आप ले जा ही नहीं सकते हो। बेसिकली वो जो कार्ट्स होते हैं कि आगे जानवर है, पीछे उसके टायर वायर लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो जितनी भी बोरियां होती थी ग्रेन्स वगैरह की, वो डंकी पे लाद के अंदर लेकर जानी पड़ती थी, क्योंकि स्ट्रीट में कौन ही जा पाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हाउस की शेप्स है वो भी बहुत ही इरेगुलर थी। आप देख सकते हो कि कोई घर कहीं पे बना हुआ है, कोई घर पे कहीं भी बन रहा है, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, बीचों बीच है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर हाउस की शेप्स भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर थी, जिससे हमें दिखता है कि उर्फ सिटी में क्या था, एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग थी, यहाँ पे अच्छे से प्लानिंग नहीं की गई थी। There were no street drains of the kind we find in the contemporary मोहनजोदारो। जो आप आगे पढ़ोगे मोहनजोदारो में कि बहुत अच्छा वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी ड्रेन्स वगैरह आप देखोगे, जो भी नालियाँ वगैरह के पाइप होते हैं, वो आपको इनर कॉर्टयार्ड, अंदर आंगन में ही मिलेंगे उर के घरों में, ठीक है। और इनकी जो भी छतें होती है ना वो इनवर्ड्स ही होती हैं, ठीक है। जितना भी रेन वाटर होता है वो सम्स में जाता है। सम्स क्या होता है बेसिकली कि एक बड़ा सा जगह बना रखा है जहाँ पे सारा ड्रेनेज वगैरह इनका सारा सब कुछ वहीं जाएगा, सारा का सारा वेस्ट वहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है,
बहुत बार ये ओवरफ्लो हो जाता है जब पानी होता है, तो इनका जो गंध है वो आंगन में आने लगता है। अब जब लोग वो साफ करते हैं, अपने आंगनों से हटाते हैं, तो वो सारा का सारा गंद स्ट्रीट्स पे चला जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रीट्स है उसमें यहाँ पर बारिशों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, स्ट्रीट लेवल राइज हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज। विंडोज वगैरह से लाइट नहीं आती थी, क्योंकि ये लोग प्रिवेसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। यहाँ पे लाइट आती थी डोरवेज से, जो कि बाहर आंगन की तरफ खुलते थे। तो इनके घरों में दरवाजे थे, बाहर आंगन की तरफ खुलते थे, वहां से लाइट आती थी। ये लोग प्रिवेसी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। तरीके तरीके के यहाँ पर बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियंस भी थे, जैसे कि ओमेन टैबलेट्स में हमें देखने मिला है, जो उर में हमें कुछ टैबलेट्स मिली हैं, वहां पर हमें देखने मिला है क्या कि अ रेज्ड थ्रेशहोल्ड ब्रॉट वेल्थ। ठीक है, साथ ही साथ अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। मान लो एक डोर है, एक दरवाजा है, वो दूसरे दरवाजे की तरफ नहीं खुल रहा। ठीक है, फ्रंट डोर जो कि दूसरे दरवाजे, मतलब आपके घर के सामने अगर किसी का घर नहीं है, दैट मीन्स योर हाउस इज लकी। तीसरी चीज यहाँ पे बोला है, अगर मेन वुडन डोर है घर का और वो बाहर की तरफ खुल रहा है, ठीक है, अगर मेन वुडन डोर है वो बाहर की तरफ खुल रहा है, वैसे वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए, बट अगर वो ऐसे खुल रहा है बाहर की तरफ, तो जो वाइफ है वो अपने पति को टॉर्चर करेगी, वुड बी अ टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड। तो भाई घरों में देखो, अगर पापा पापा पे टॉर्चर हो रहा है, तो मतलब घर का दरवाजा अंदर साइड खुलवाओ, बाहर साइड खुल रहा है। तो इस तरीके के इनके बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियंस थे। थ्रेशोल्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं कि अगर आपका थड़ा है, थड़ा मतलब घर का जो थड़ा होता है ना, जो आगे वाला साइड होता है, अगर वो उठा हुआ है तो उससे मतलब बहुत अमीरी आएगी, वेल्थ आएगी। तो इस तरीके के सुपरस्टिशियंस उस शहर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ उस शहर में एक टाउन सिमेट्री भी थी। सिमेट्री आपको पता है ना, जहाँ पर रॉयल लोगों के मतलब लाशें, ग्रेव्स वगैरह वहाँ पर गाड़े जाते हैं, कॉमन लोगों के भी वहाँ पर मिले हैं। कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं उस शहर में हमने देखा कि अपने घर के ज़मीन पे भी उन्हें गाड़ रखा है, यानी कि जो ऑर्डिनरी हाउसेज हैं सिमेट्री में ना गाड़ के उन्हें अपने घरों की ज़मीन के नीचे भी गाड़ रखा है। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों मारी पे। ठीक है, मारी एक ट्रेडिंग टाउन था, यहाँ ट्रेड बहुत ही अच्छा हो रहा था और ये पेस्टोरल जोन में था, यानी कि आप देख सकते हो ये रहा मारी, और ये बहुत ही अच्छे एग्रीकल्चर जोन में था। ये देख रहे हो ना आप, इसका क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, और वहीं पर आप देख सकते हो यहाँ पे मारी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर 2000 BCE जो रॉयल कैपिटल है मारी का, वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करने लगा, बहुत अच्छा चलने लगा। अब यहाँ पे भैया एग्रीकल्चर भी होता था, यहाँ पे पशुपालन भी होता था, एनिमल रेयरिंग वगैरह भी होता था। तो यहाँ पे जो कम्युनिटीज थी, अब फार्मर्स भी हैं यहाँ पर, पेस्टोरलिस्ट भी हैं जो पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी यहाँ पर है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली इन दोनों में एक एक्सचेंज चल रहा है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो हर्डर्स हैं दे नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल, चीज, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन, मेटल, टूल्स। तो अब जो पशुपालन कर रहे हैं वो ऑब्वियसली चीज, लेदर, मीट दे रहे हैं उनको, और जो फार्मर्स है वो ग्रेन, टूल्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता था कि जितने भी इन पे पशु वगैरह हैं ये इनको उनकी फील्ड के ऊपर लेकर जाते थे, और जो भी उनका मैन्युअर था, है ना, जो भी वो वहाँ पे करते थे, उससे जो मैन्युअर इकट्ठा होता था वो ऑब्वियसली फार्मर के लिए बोला जाता है कि बहुत अच्छा था। तो इनका एक आपस में बॉन्ड था, एक इनका आपस में एग्रीमेंट था, जिससे ये दोनों कम्युनिटीज मारी में बहुत अच्छे से रह रहे थे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, एट द सेम टाइम बच्चों यहाँ पे लड़ाइयाँ भी थी। अब वो लड़ाइयाँ क्या थी, देखो कभी कभी क्या होता था, एक जो शेफर्ड है, ठीक है, वो अपने पूरे के पूरे फ्लॉक को उठा के ले जाता था पानी के लिए, ठीक है, टू टेक हिज फ्लॉक टू वाटर अक्रॉस अ सोन फील्ड। अब मान लो एक फार्मर ने भाई अच्छे से अपनी फील्ड पे वो रखा, और वो उसके ऊपर से लेकर जा रहा है अपने उसको पशुओं को, सारी की सारी क्रॉप्स खराब हो गई, लड़ाई हो गई। अब क्या हो रहा है, कभी कभी जो हर्ड्समैन है वो एग्रीकल्चरल विलेजेस को रेड कर देते थे, है ना, उनके विलेजेस को रेड कर देते थे, उनका सामान वगैरह लूट के चले जाते थे, तब लड़ाई हो जाती थी। साथ ही साथ ये भी हो जाता था कि जो सेटल्ड ग्रुप है वो पेस्टोरलिस्ट को मना कर देते थे कि भाई हम तुम्हें रिवर वगैरह जो है उस पे नहीं जाने देंगे, तो इसलिए भी इनकी लड़ाई हो जाती थी। अब क्या होता है, थ्रू द मेसोपोटामियन हिस्ट्री हमें देखने मिला है जो इतनी भी वेस्टर्न डेजर्ट साइड की नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, ठीक है, दे फिल्टर्ड इनटू द प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर हार्टलैंड। अब इन्होंने क्या करा है, इन कम्युनिटीज ने बोला ठीक है रुको, हम एक एग्रीमेंट पर आते हैं। तो इन्होंने बोला देखो शेफर्ड्स क्या कर सकते हैं, वो अपने जो भी जितने भी शीप्स है वो समर साइड में लेकर आ सकते हैं, जब इनकी फसलें कट जाए तब ये उनको वहां पे चरा सकते हैं आराम से, राइट, और इससे मैन्योर भी प्रोवाइड होगा, फार्मर्स को भी फायदा होगा।
अब such groups would come as in herders, harvest laborers और hired soldiers, occasionally become prosperous and settle down। तो जब ये एग्रीमेंट हो गया तो सारी चीजें अच्छे से होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर हर्डर्स भी इमर्ज होने लगे, लेबरर्स भी आने लगे, यहाँ पे हायर्ड सोल्जर्स भी आने लगे, और इन्हीं में से बहुत सारे ग्रुप धीरे धीरे इवेंचुअली रिच हो गए, ठीक है, प्रॉस्पेरस हो गए और धीरे धीरे वहां पे सेटल होने लगे। कुछ लोग तो इतने ज्यादा रिच हो गए कि उन्होंने अपना खुद का रूल इस्टेब्लिश कर दिया। इनमें से थे अकेडियंस, एमोरिट्स, असेरियंस और अर्मेनियंस, ठीक है। इनकी जो कुछ कम्युनिटी थी, अब बहुत सारी यहाँ पे कम्युनिटीज हो गई ना धीरे धीरे ओवर द टाइम। कुछ कम्युनिटीज इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि इन्होंने यहाँ पर अपना रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। अब क्या होता है, जो किंग थे मारी के वो कौन थे, एमोरिट्स ही थे, ठीक है। जो मारी के किंग थे वो कौन थे, एमोरिट्स ही थे, जिनकी ड्रेस अलग थी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे जो वहां पे रहते थे उनसे उनकी ड्रेस अलग थी। एंड वो ऑब्वियसली मेसोपोटामिया के गॉड्स को तो रिस्पेक्ट करते ही थे, बट साथ ही साथ उन्होंने मारी में एक और टेम्पल भी बनवाया, डेगन गॉड ऑफ स्टेपी। स्टेपी मैंने आपको बताया था ना चैप्टर के शुरुआत में, नॉर्थ साइड में जो फील्ड्स होती हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने एक टेम्पल बनवाया। अब जो मेसोपोटामिया की सोसाइटी है, कल्चर है, वो बहुत ही डिफरेंट पीपल के लिए ओपन हो गया। बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आ गए, अलग अलग टाइप के कल्चर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए। एंड इसकी सिविलाइजेशन में हमने इंटरमिक्सचर देखा कि बहुत सारी कम्युनिटीज थी, जैसे हमने यहाँ पर देखा सेरियंस, अकेडियंस। तो ऑब्वियसली जितनी कम्युनिटीज होंगी उतने ही लोग डाइवर्स कल्चर को फॉलो करेंगे। आप इंडिया में ही देख लो, इतने सारे लोग हैं तो अलग अलग उनकी परंपराएं हैं, अलग अलग उनका कल्चर है। अब आगे क्या हुआ, अब भाई जब इतने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं एक शहर में, तो जो मारी का किंग है उसे सतर्क, विजिलेंट मतलब उसे सतर्क रहना पड़ता था। क्यों, क्योंकि अब भाई हर्डर्स है अलग अलग ट्राइब के, मान लो ये अलग अलग ट्राइब्स हो गई ना, अब इसके हर्डर्स हो गए। अब ऑब्वियसली आपस में युद्ध तो चलता ही है इनका, है ना। एक ही कम्युनिटी के अगर इतने सारे लोग हैं तो युद्ध तो हो गए। तो अब अलग अलग ट्राइब के जो हर्डर्स थे उन्हें किंगडम में आने की इजाजत थी, बट उन पे नजर रखी जाती थी। तो जो हर्डर के कैंप थे आर मेंशन फ्रीक्वेंटली इन लेटर्स, जो भी हमें लेटर्स मिले हैं किंग्स और उनके ऑफिशियल्स के, उसमें हमने देखा है कि हर्डर्स की बहुत सारी बातें हुई हैं। एक लेटर में ऑफिसर जो है वो लिखता है राजा को कि भाई फ्रीक्वेंट फायर सिग्नल हमें देखने मिले हैं रात के समय। मतलब जो एक कैंप है हर्डर्स का, वो दूसरे कैंप को रात में फायर सिग्नल्स भेज रहा है कि कोई अटैक या कोई रेड तो ये लोग करने वाले हैं। तो ऐसी चीजें भी वहां पर होती थी, जिसके लिए जो राजा है मारी के उन्हें सतर्क रहना पड़ता था। इसी के साथ साथ, क्योंकि आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हो कि ये जो मारी एकदम प्राइम लोकेशन पे है, ये रहा यूफ्रेट्स नदी के ट्रिब्यूटरी, और यहीं पर ये है बिल्कुल नदी के साथ में ही लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है बच्चों ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे भैया ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी होती थी, वुड हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, ऑयल, वाइन, बहुत सारे गुड्स बोट से यहाँ पर ले जाए जाते थे। अब अगर किसी को यहाँ पे साउथ में लेकर जाना है ना, नीचे साइड अगर इनको लेकर जाना है तो ऑब्वियसली मारी से होते हुए ही जाना पड़ेगा, है ना। मारी तो रास्ते में आएगा ही, होते हुए जाना पड़ेगा। अब बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ टर्की, सीरिया एंड लेबनान, अब यहाँ पे क्या होता था, इनके बीच में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चलती थी। मारी एक अर्बन सेंटर बन गया था, क्योंकि भाई ये क्या करता था मैं आपको बताती हूँ। अब देखो एक नदी है, ये मारी है, अब यहाँ से जो बोट्स है वो जा रही हैं, बोट्स नीचे की तरफ जा रही हैं, स्टोन्स हैं, वुड हैं, ऑयल है, जार्स है। अब ऑब्वियसली एक अर्बन सेंटर है, सारी की सारी बोट्स यहाँ पे रुकती थी, इनकी चेकिंग होती थी, फिर इन्हें नीचे जाने दिया जाता था, ठीक है। तो ये मारी पे रुकती थी, अगर इन्हें नीचे जाना है, यहाँ पे सदर्न सिटीज में जाना है, साउथ की सिटीज में जाना है, तो यहाँ पर मारी पे ही बोट्स को रोक लिया करते थे, ठीक है। अब जब मारी पे ही बोट्स को रोक लिया, ऑफिसर्स जाते थे, इंस्पेक्ट करते थे कार्गो को कि भाई क्या है इसमें क्या नहीं है, ठीक है। एंड उस पे 10% टैक्स लगाते थे, ठीक है, कि जितना भी सामान है उसका 10% का तुम हमें देकर जाओगे। अब सोचो जिनको भी नीचे जाना है उन्हें तो देना ही पड़ेगा। इस वजह से मारी एक बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस और अर्बन सेंटर बन गया था, ठीक है। अब जैसे बार्ली है वो स्पेशल ग्रेन बोट्स में आती थी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टैबलेट्स हैं, tablets refer to copper from Alasia, the island of Cyprus, known for its copper and tin, was also an item of trade। तो भैया जो टैबलेट्स के लिए यूज होता था आइटम, उसको भी ट्रेड किया जाता था, ठीक है। अब ब्रॉन्ज जो है वो मेन इंडस्ट्रियल आइटम है, हमें पता है टूल्स भी बनेंगे, वेपन्स भी बनेंगे, तो इसकी ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की थी। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो किंगडम ऑफ मारी था वो
वॉज नॉट मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग बट इट वॉज एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस, कि भले इसकी मिलिट्री इतनी अच्छी ना हो बट प्रॉस्पेरस ये बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जितनी भी बोट्स नीचे जा रही हैं वो मारी को क्या 10% देकर जा रही हैं, और ट्रेडिंग ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बेसिकली ये एक राजा का पैलेस दिखाया गया है, किंग जिम्रिलिम कर हैं, 1810 से 1760 BCE तक इन्होंने रूल किया। इनका एक पैलेस दिखाया गया है कि ये देखो एंट्रेंस गेट है, ये ऑडियंस हॉल है कि यहाँ पर सारे लोग बैठते होंगे, ये बाहर की दरबार है, ये इनर कोर्ट है, ये थ्रोन रूम है जहाँ शायद राजा बैठते होंगे, यहाँ सारे उनके इनर कोर्ट के जितने भी लोग हैं वो बैठते होंगे। एंट्रेंस गेट देख रहे हो एक ही है कि एक ही से एंट्री होगी यहाँ पर, और ये कुआं है, वेल है, ये उनका कॉर्टयार्ड है, ये स्क्राइब्स का ऑफिस है कि जहाँ पर वो क्ले टैबलेट्स वगैरह बनाता होगा। तो ये उसकी किचन है, ये वर्कशॉप है, ये भैया उसकी बाथरूम है, ये पेंटिंग है वॉल के ऊपर, वॉल ऑफ 132 मतलब ऑडियंस हॉल, ये भी 132 है ना। तो ऑडियंस हॉल में ये पेंटिंग लगी हुई है, जिससे शायद भाई जितने भी लोग आते होंगे वो इस पेंटिंग को एडमायर करते होंगे, जो भी बाहर से आ रहा है, राजा से मिलने बाहर के देशों से आ रहा है, वो इसे एडमायर करता होगा। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है कि ये रेजिडेंस होता था रॉयल फैमिली का। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता था, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था। बहुत ही फेमस था ये वाला महल कि एक नॉर्थ सीरिया से, ठीक है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नॉर्थ सीरिया से एक छोटा सा राजा आया था मिलने, ठीक है, और स्पेशली ये महल को देखने। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से जो राजा है वो बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाया करता था, ठीक है, और फिश खाता था, फ्रूट खाता था, बियर पीता था, वाइन पीता था। एंड अराउंड 106 लोगों के बैठने की यहाँ पर कैपेसिटी थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आराम से बताई गई हैं। अब आगे यहाँ पर अगर हम सिटीज के बारे में पढ़ते हैं, सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर, तो यहाँ पे लिखा है मेसोपोटामिया जो है वो सिटी लाइफ को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। अपनी सिटी लाइफ को मेसोपोटामियंस हद से ज्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब आफ्टर सिटीज, अगर सिटीज उनकी वॉर वगैरह में डिस्ट्रॉय भी हो गई तो उनके बारे में लिखा जाता है पोइट्री वगैरह में। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है गिलगामेश एपिक से। एक और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये लोग अपनी सिटी लाइफ को कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं। अब गिलगामेश एपिक जो है वो तकरीबन 12 टैबलेट्स पे लिखा गया है, वो इतना ज्यादा बड़ा है। अब गिलगामेश कौन था? उरुक का राजा था, एनमरकर था ना राजा, उसके बाद गिलगामेश राजा था उरुक का। ठीक है, तो गिलगामेश जब राजा बना तो उसे एक दिन बहुत ज्यादा शॉक लगा, बहुत ज्यादा सदमे में आ गया, क्योंकि उसका एक दोस्त मर गया था। ठीक है, अब उसे लगा यार ये दुनिया कैसी है, यहाँ तो मतलब इतना ज्यादा दर्द होता है अगर कोई छोड़ के चला जाए। तो उसने डिसाइड करा कि अब मैं राज फाइंड करूंगा, सीक्रेट फाइंड करूंगा इमोर्टैलिटी का, कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे मिल जाए और मैं अमर हो जाऊं या बाकी के लोग अमर हो जाएं, जिससे लोगों को ये दुख का सामना ना करना पड़े। तो उसने सोचा अगर मैं 7 समुंदर पार चला जाऊंगा ना तो मुझे ये मिल जाएगा। तो आफ्टर अ हीरोइक अटेम्प्ट, ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा हीरोइक अटेम्प्ट था कि उसने 7 समुंदर पार कर भी लिए बच्चों, बट उसको कोई भी इलाज या कुछ भी नहीं मिला जिससे एक बंदा इमॉर्टल हो जाए। तो गिलगामेश फेल हो गया और वो वापस अपने उरुक शहर में आ गया अगेन, बट उसने राजपाट छोड़ दिया। ठीक है, वो सिर्फ सिटी में अपनी सिटी में वॉक किया करता, अपनी सिटी वॉल्स को एडमायर किया करता कि अरे वाह ये कितना सुंदर है, बार बार ही वो यही चीज किया करता। ठीक है, वो अपनी ब्रिक्स, अपनी ईंटों को एडमायर किया करता। एंड देन गिलगामेश डज नॉट से दैट इवन दो, अब क्या होता है जनरली राजा होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारी मौत के बाद हमारा बेटा ये बैठेगा ये बैठेगा। गिलगामेश ने इन सब पर भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वो केवल सिटी और सिटी के लोगों में ही सुकून ढूंढता रहा। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि सिटी लाइफ मेसोपोटामिया के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब अगर मैं बात करती हूँ लीगेसी ऑफ राइटिंग की, while moving narratives can be transmitted orally, science requires written text that generation of scholars can read and build upon. अब obviously ये जो narrative है ये तो आप orally भी transmit कर सकते हो, but obviously हमें writing की तो जरूरत है ना कि जितने भी scholars हो वो लिख सके, पढ़ सके, राइट। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेसोपोटामियंस है भैया वो एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत अच्छे हैं, वो मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे हैं। अब 1800 BCE के अराउंड हमें बच्चों टैबलेट्स मिली हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा गया। आप सोचो उस जमाने में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लोग कर रहे थे, जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आज के टाइम पर आप लोग फाइंड आउट करते हो, ठीक है, जो आपने 10th में किया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, वो सब वो पहले ही कर चुके हैं, है ना। द स्क्वायर रूट ऑफ 2 वॉज गिवन, ऐसे कुछ कैलकुलेशन करके जो स्क्वायर रूट आया 2 का तो आंसर ये आया।
ठीक है, जो मेसोपोटामियंस ने करा, और जो करेक्ट आंसर है वो ये है, स्लाइटली पॉइंट का डिफरेंस है। कहने का मतलब कि उस टाइम पर उनकी मैथ्स देखो कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। उस टाइम के बच्चों को वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कराते थे कि बेसिकली एक फील्ड ऑफ एरिया है सच एंड सच जो कि इतना कवर्ड है, इसका वॉल्यूम ढूंढो। मतलब मैथ्स में नहीं जाना इतना, वो आपको ये बता रहे कि मेसोपोटामियंस मैथ्स में कितने ज्यादा अच्छे थे। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये जो आप डिवीजन देखते हो कि 1 साल 12 महीने में बटा हुआ है ना, आप देखते हो रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, आप देखते हो कि 1 महीना 4 हफ्तों में बटा हुआ है, आप देखते हो एक दिन 24 घंटों में बटा है, 1 घंटा 60 मिनट में बटा है। तो ये सब जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी सोचा ये सब हुआ कैसे, ये सब पता कैसे चला, ये भी हमें मेसोपोटामिया से ही मिला है। ठीक है, तो ये जो टाइम डिवीजन थे ये मेसोपोटामियंस ने ही ढूंढे थे। उसके बाद जो अलेक्जेंडर के सक्सेसर थे उन्होंने अपनाए, उसके बाद ये रोमन वर्ल्ड में आए, फिर ये इस्लाम में गए, फिर ये मेडिवल यूरोप में आए। तो ऐसे कर 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 ये पूरे वर्ल्ड में फैले। जो आप देखते हो ना ग्रहण वगैरह के बारे में, सोलर और लूनर इक्लिप्सिस के बारे में, ये भी हमें मेसोपोटामिया से ही मिला है। सो देयर वर रिकॉर्ड्स अबाउट द ऑब्जर्व्ड पोजीशन ऑफ स्टार्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लोग एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। ठीक है ना, और ये जितनी भी मेसोपोटामिया की अचीवमेंट है ये पॉसिबल नहीं हो पाती अगर ये वो लोग लिखते नहीं, हम तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती अगर वो ये लोग लिखते नहीं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये जो चैप्टर है ये होता है फिनिश। आई होप मैंने आपको कम समय में अच्छे से ये चैप्टर समझाया होगा। ये कुछ आपकी टाइमलाइन है, ये जो चैप्टर के एंड में आपको दे रखी है कि कब से लेकर कब तक क्या क्या हुआ, पहली राइटिंग कब हुई मेसोपोटामिया में, तो इस पे एक बार ये आप लोग नजर मार लेना। एंड या दैट्स इट। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको बाकी के लेक्चर्स भी चाहिए कि नहीं। ऑल्सो मैं आप लोगों को बता दूं यार, कुछ होमवर्क है ना, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो होमवर्क दिया हुआ है, मैंने एक लिंक दिया जिस पे क्लिक करोगे, आज जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है जो कि फ्री है बिल्कुल लिंक, उस पे प्लीज आप लोग एक बारी होमवर्क कर लेना, टेस्ट कर लेना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कितने बच्चों ने यहाँ तक लेक्चर को सीरियसली देखा है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।